तो दोस्तों हमारे दरमियान डॉक्टर प्रोफेसर। मैम, ये डॉक्टर और प्रोफेसर दोनों लक़ब मेरे ख्याल से एक जैसे ही हैं, या प्रोफेसर ज्यादा प्रेफरेबल होता है? यहाँ प्रोफेसर ज्यादा प्रेफरेबल होता है, क्योंकि यहाँ डॉक्टर सिर्फ मेडिकल डॉक्टर को ही कहते हैं। अच्छा, चलिए ठीक। तो दोस्तों, प्रोफेसर महर अफशा फारूकी साहिबा हमारे दरमियान आ चुकी हैं। और मैम, मैं उर्दू बैठक तंजीम की जानिब से तमाम अरकान की तरफ से आपका खैर मकदम करता हूँ और आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आपकी नई किताब जो आया चाहती है, द बेस्ट ऑफ उर्दू शॉर्ट स्टोरीज, पेंगुइन से। तो हमें इससे, मैं अपने दोस्तों को बता दूं, इससे पहले भी हमें एक बार मैम से गुफ्तगू करने का शर्फ हासिल हो चुका है। मोमिन खान मोमिन के ऊपर मैम ने ज़रा रोशनी डाली थी हमारे ग्रुप के लिए। और अब उसके बाद जाहिर है आप लोग मैम को जानते हैं, इनके जो काम हैं तहकीकी काम ज़्यादातर हैं। चाहे गालिब का मुस्तरद कलाम हो, चाहे गालिब का फारसी कलाम हो, चाहे मोहम्मद हसन अस्करी जैसी अहम शख्सियत के ऊपर मैम का काम हो, जो कि ऐसी शख्सियत थी कि जिन पे बहुत काम होना चाहिए था। पर बहरहाल, लेकिन मैम ने उनके ऊपर बहुत अच्छा काम मैम ने किया है। उसके अलावा जो उर्दू शॉर्ट स्टोरीज की जैसी एक एंथोलॉजी अब आ रही है, इससे पहले एक और एंथोलॉजी मैम एडिट कर चुकी हैं, जो कि ऑक्सफर्ड से आई थी मैम, अगर मैं गलत नहीं हूँ, कुछ हाँ, बरस पहले। ऑक्सफोर्ड से 2008 में। 2008 में आई थी जी, वो काफी वक्त हो गया। तो मैम, ये अब दूसरी एंथोलॉजी आप लेके आ रही हैं, तो सबसे पहला और जो फितरी सवाल जो हमारे जहन में आता है वो यही है कि ये किताब कब आ रही है, और इस किताब पे मैम आपने कितना वक्त लगाया, कितनी मेहनत करी, और आपके नज़दीक ये काम क्यों ज़रूरी था कि आपने इस काम को लिया। मैं समझ सकता हूँ, मैं जानता भी हूँ ज़ाती तौर पे कि आप कहीं कई सारे तहकीकी कामों में मुब्तला रहती हैं, तो उनके बीच में आपने ये काम करना चूज किया साथ में उनके। तो ये काम आपके नज़दीक क्यों अहम है, क्या प्रॉब्लम सॉल्व होती है इस काम से? जी। आपके सवाल तो बहुत ही तहदार हैं। एक सवाल के अंदर 5 सवाल आपने पूछ लिए। अम, तो सबसे पहले तो ये है कि ये प्रोजेक्ट मुझे पेंगुइन रैंडम हाउस ने पेश किया। मैंने खुद इसकी तजवीज नहीं की थी। ये पब्लिशर की तरफ से ऑफर हुआ था कि आप एक ऐसी एंथोलॉजी मुंतखब कीजिए जिसमें उर्दू की सबसे बेहतरीन कहानियां शामिल हों। तो ये काम कहने को तो बहुत आसान लगता है, लेकिन खासा मुश्किल है। क्योंकि पहली बात तो ये है कि एंथोलॉजी में सबसे बेहतरीन कहानियों का शुमार करना एक जाती मसला है कि हमें कौन सी ज्यादा अच्छी लगती हैं, राइट। तो चूंकि इतने सालों से उर्दू, फारसी, हिंदी में काम करते हुए कुछ मेरी भी क्रिटिकल इंसाइट है, तो उस क्रिटिकल इंसाइट का इस्तेमाल करते हुए अ, मैंने सबसे पहले तो एक फहरिस्त तैयार की, एक लिस्ट बनाई कि कौन ऐसे राइटर्स हैं जिनको इसमें रिप्रेजेंट करना चाहिए। वही बहुत मुश्किल था, क्योंकि भाई जगह की कमी है, इतनी कितनी जखीम होगी किताब, कितने सफ़े होंगे उसमें, किसको शामिल करें किसको नहीं करें। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही मुश्किल और पेचीदा हैं। अम, बहरहाल किसी तरह से एक फहरिस्त मैंने तैयार की, और फिर उसके बाद ये मसला था कि कौन सी कहानियां इन इन राइटर्स की, इन मुसन्निफों की कौन सी कहानियां इंतखाब हों। तो कुछ तो मैंने ये भी सोचा कि मसलन प्रेमचंद की ईदगाह। प्रेमचंद की तो आप लोग जानते हैं कि उन्होंने कितने उपन्यास लिखे, और 400 से ऊपर उनकी शॉर्ट स्टोरीज हैं। अम, ईदगाह जो है वो समहाउ, मुझे लगता है कि वो श- शुरू में तो बहुत सारे किताबों में शामिल होती थी, लेकिन बाद में उसको नजरअंदाज कर दिया गया। तो इस तरह से मैंने सोचा कि प्रेमचंद की ईदगाह को शामिल करना चाहिए। अम, जो सवाल रमन साहब ने पूछा है, अम, कि
एंथोलॉजी का मकसद क्या होता है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एन एंथोलॉजी। तो एंथोलॉजी का पर्पस सबसे बड़ा ये होता है कि वो कैनोनाइज करता है, राइटर जो जो इंतखाब जो कर रहा है, जो एडिटर है, वो कैनोनाइजेशन का काम करते हैं। मतलब जिन राइटर्स का इंतखाब हुआ, जिन कहानियों का इंतखाब हुआ, वो एक तरह से हमारे अदब या वर्ल्ड लिटरेचर में भी वो एक तरह से कैनोनाइज चोजन कहानियां बन जाती हैं। तो इस तरह से बहुत ही सिग्निफिकेंट है एंथोलॉजी का एंथोलॉजाइज करना। सवाल का जवाब हो गया कि नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है जी मैम, इतना। जवाब तो प्रोसेस में ही है, होते रहेंगे जवाब तो। पिन जी। पॉइंटेड जवाब अचानक से हो भी नहीं पाता। लेकिन मैं जरा सा हम्म। पहले वाली बात पे दोबारा आऊंगा मैम। कैनोनाइज करता है, ये तो आपने एक बात कही। इसके हाँ। साथ ही जो एक ऑडियंस है जो आपके इस काम का या इस किस्म के जो कामों का ऑडियंस होता है, अंग्रेजी में खासकर, आप जो एंथोलॉजी तो जाहिर है उर्दू में भी बन सकती है, आपने अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करके एंथोलॉजी मुरतब की है। तो इसका मैम जो टारगेट ऑडियंस है, वो आपके नजदीक, क्योंकि आप काम ये पहले भी कर चुकी हैं, कौन सा वो हम्म। तबका है जो इस काम की सबसे ज्यादा इससे फायदा उठा पाता है और सबसे ज्यादा दाद दे पाता है? जी। देखिए, हम ऐसे दौर में रह रहे हैं जब बहुत सारी जबानें जो हैं वो मेन लाइन से अब हट करके खत्म हो रही हैं, और अंग्रेजी जो है वो बहुत सारी जबानों को निगल रही है। लेकिन उसके साथ साथ अंग्रेजी एक का एक मकसद ये भी है कि वो वर्ल्ड लैंग्वेज की तरह से हमारे सामने है। तो जो मुख्तलिफ जबानें हैं, जब तक वो अंग्रेजी में उनकी प्रेजेंस ना हो, तब तक वो वर्ल्ड लिटरेचर में शामिल उनका होना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो एक तो ये मकसद है कि ये जो हमारी अहम कहानियां हैं, जो हमारे अहम मुसन्निफ हैं, जो हमारे अहम अफसाना निगार हैं, उनको सामने लाना अंग्रेजी में। और दूसरी वजह ये है कि देखिए, जबानें हमारे खास तौर से हमारे मुल्क में बहुतेरी जबानें हैं, और हर पढ़ा लिखा शख्स कम से कम दो तीन जबानें तो जरूरी जानता है। लेकिन फिर भी ये मुमकिन नहीं है कि हम तीन चार पांच जबानों से ज्यादा पे महारत हासिल कर सकें। तो मिसाल के तौर पर अगर कोई एंथोलॉजी हो, द बेस्ट स्टोरीज, द बेस्ट ऑफ स्टोरीज इन तमिल, या द बेस्ट ऑफ स्टोरीज इन गुजराती, तो वो सिर्फ अंग्रेजी के जरिए ही ज्यादा पॉसिबल है कि ज्यादा से ज्यादा रीडर्स को तक वो पहुंच सके। और इस वजह से अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करना मैं समझती हूँ इस दौर में, जबकि अंग्रेजी जबान जो है वो एक वर्ल्ड लैंग्वेज है, ज्यादातर लोग उसको पढ़ते और समझते हैं, जरूरी बन जाता है। और ये भी जरूरी है कि हमारे यहाँ बहुत सारे रीडर्स हैं जो दिलचस्पी रखते हैं मुख्तलिफ जबानों में, लेकिन वो जबानें वो पढ़ नहीं सकते। तो उनके लिए ये उनके लिए ये एक जरिया बन जाता है कि उनकी पहुंच किस तरह से दूसरी जबानों के लिटरेचर, उन दूसरी जबानों की कहानियों तक पहुंचे। तो इसकी रीडरशिप, इस तरह की किताबों की रीडरशिप बहुत वसी है, बहुत फैली हुई है, बहुत वाइड रीडरशिप है। न सिर्फ साउथ एशिया में बल्कि साउथ एशिया के बाहर भी आप समझ लीजिए कि इस किस्म की किताबों की बहुत ज़रूरत है, बहुत सख्त ज़रूरत है कि हम अपने लिटरेचर को सामने लाएं। जी डॉक्टर फारूक, तो इससे एक अगली बात जो निकल के आती है मैम, वो ये है कि चूंकि ये ट्रांसलेशन का काम बहुत अहम है और ये बहुत एक, जो आपने फरमाया कि एक प्रॉब्लम सॉल्व करता है, तो आइंदा वक्त में हमें मेरे ख्याल से और ज्यादा ट्रांसलेटर्स की जरूरत होगी, क्योंकि ये काम क्वालिटेटिवली और एक स्केल के लेवल पे बाकसरत किए जाने की जरूरत है। खासकर उर्दू अदब का जितना बड़ा जखीरा जखीरा हमारे पास है,
तो मैम ऐसे में ट्रांसलेटर्स का जो एक मेयार है कि क्या, क्योंकि जो ट्रांसलेशन के चैलेंजेस हैं उनसे भी आप अच्छी तरह वाकिफ हैं, लॉस्ट इन ट्रांसलेशन वाला जो क्लीशे भी है, तो मैम ये किस तरह एक ये खेप जो ट्रांसलेटर्स की है जो कि जरूरी है, और खासकर उन लोगों की, आप जैसे लोगों की जो कि दोनों जबानों पर यकसा कुदरत भी रखते हो, वरना वो एक ओछा ट्रांसलेशन हो जाएगा अगर आप उर्दू से ही उतनी शनासाई नहीं रखते जबान के लेवल पे या अंग्रेजी पे नहीं रखते। तो मैम इस चीज को आप कैसे देखती हैं कि जो ये एक डिमांड है मार्केट में, जो अभी शायद आने वाले वक्त में और ज्यादा जरूरत पड़ेगी ट्रांसलेटर्स की, क्या हम उसकी तरफ कहीं तैयार है हमारी सोसाइटी? क्या सच में वो टैलेंट पूल अवेलेबल है हमारे पास जो एक क्वालिटेटिव, आपको भी, क्योंकि इसमें 17 अफसाने जो हैं मुख्तलिफ लोगों ने ट्रांसलेट किए हैं, सब आपने नहीं किया, आपने एक किया है, अगर मुझे ठीक से याद है, या दो किए होंगे, एक देखा मैंने। अ, तो मैम ट्रांसलेटर्स को ढूंढना क्वालिटेटिवली जो दोनों जबानों को जानते हो, ये कितना बड़ा चैलेंज है, और इसके लिए क्या हम तैयार हैं एज ए जबान? देखिए, ट्रांसलेटर्स को ढूंढना चैलेंज तो है, लेकिन एक बहुत अच्छी बात यह है कि पिछले 10 वर्षों में ट्रांसलेशन को तरह से बहुत तरह से हौसला अफजाई मिल रही है। यानी ट्रांसलेशन के लिए बहुत सारे अवार्ड्स अब अनाउंस हो चुके हैं। और इस तरह से कम जो लोग ट्रांसलेशन करते हैं और मेहनत से ट्रांसलेशन करते हैं, उनको कम से कम एक प्लेटफॉर्म है, उनके लिए एक अवेलेबल प्लेटफॉर्म है। दूसरी बात यह है कि अ, दोनों जबानों को यकसा तौर पर जानना, आपने सही कहा है कि एक मुश्किल काम है। लेकिन फिर भी चूंकि हम एक प्लूरल सोसाइटी को बिलोंग करते हैं, हमारे मुल्क में ज्यादातर लोग 2-3 जबानों से वाकिफ हैं, इसलिए इतना मुश्किल नहीं है ट्रांसलेटर्स को ढूंढ पाना। मगर अच्छे ट्रांसलेशन अच्छे ट्रांसलेटर्स और अच्छे ट्रांसलेशंस मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। तो इसमें थोड़ा सा एडिटर का रोल आ जाता है कि जो भी एडिटर है इस कलेक्शन का, किसी भी कलेक्शन का मान लीजिए, उसके ऊपर ये, उसके कंधों पर ये रहता है कि वो जो ट्रांसलेशंस सबमिट हुए हैं उनको वो एक गौर से उनको पढ़े, उसमें कुछ छोटी मोटी जो भी तब्दीलियां करनी है उनको तजवीज करे। अम, तो इससे क्या होता है कि ट्रांसलेशन में एक तरह मंझ जाता है ट्रांसलेशन, और उसमें निखार आ जाता है। तो ये सारी चीजें हो रही हैं। आप देखिए कि अब कितनी ट्रांसलेशंस में ट्रांसलेटेड किताबें आ रही हैं, लेकिन फिर भी हमारा मुल्क अभी पीछे है वेस्ट से इस मामले में। क्योंकि वेस्ट में क्या है कि ही एक ही किताब, एक ही नॉवल, एक ही अफसाने के मल्टीपल ट्रांसलेशंस मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर आप किसी भी बड़े अफसाना निगार का नाम ले लीजिए, आप देखिए कि उनके कम से कम 4-5-6 ट्रांसलेशंस एक ही जबान में मौजूद हैं। तो उससे ये होता है कि हर 10 साल में, क्योंकि जबान बदलती रहती है, जरूरी हो जाता है कि एक नया ट्रांसलेशन सामने आए। इस वजह से ट्रांसलेशन का की जो एक्टिविटी है उसको हम बहुत अहमियत देते हैं, क्योंकि उसी के जरिए हम, एक तो हमारी वाकफियत होती है कि दूसरी जबानों में क्या हो रहा है, और दूसरे ये कि हम अपने लिटरेचर को दूसरे लोगों के सामने रखने में कामयाब होते हैं। जी। मैम साथ ही साथ ये भी ध्यान में आती है बात, ये ट्रांसलेशन के जैसे आपने बताया कि उतना कोई मुश्किल काम भी नहीं है, और सच बात है इंडिया में अंग्रेजी तकरीबन एक हमारी मादरी जबान की तरह ही पढ़े लिखे तबके के हम्म, लिए हो गई है। बिल्कुल। तो इसमें मैम लेकिन जो चैलेंजेस हैं ट्रांसलेशन में, अगर इस तरह से देखें, लिंग्विस्टिक जो चैलेंजेस हैं, मुहावरे के तौर पे जो चैलेंजेस हैं, जो एक पॉलिटिकल और अपने आइडियोलॉजिकल लीनिंग्स के चैलेंजेस हैं, एक एक लफ्ज को अलग अलग तरह से इंटरप्रेट किया जा सकता है, तो मैम ये चैलेंजेस ट्रांसलेटर्स के सामने क्या क्या हैं, इस बारे में ये? हाँ, ये तो आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। कुछ चीजें, कुछ अल्फाज ऐसे हैं जिनका तर्जुमा हो ही नहीं सकता।
मिसाल के तौर पर मेरी बहन बारा फारूकी ने एक कहानी का तर्जुमा किया है इस एंथोलॉजी में, जिसका नाम है हरी बोल। तो अब ये मसला हम लोग के सामने था कि हरी बोल, इसका ट्रांसलेशन कैसे होगा। अम, तो आखिर में हम लोगों ने ये तय किया कि इसको बस हरी बोल ही रहने देते हैं। इसका कोई ट्रांसलेशन जो है वो बहुत ही अजीब और अटपटा सा लग रहा था। इसी तरह से सबसे मुश्किल काम यही होता है कि टाइटल का ट्रांसलेशन कैसे किया जाए। अम, मिसाल के तौर पर इस हम्माम में एक कहानी गुलाम अब्बास की है। तो अब हम्माम का ट्रांसलेशन तो हम्माम ही है ना। हम्माम का ट्रांसलेशन अंग्रेजी में क्या हो सकता है। तो ये बहुत सोचने समझने के बाद हमने उसको बहुत बाथ वाटर करके उसका किया, क्योंकि कहानी में क्या कहानी में क्या आइडिया है उस हमाम का। बाथ वाटर उसका तर्जुमा किया हमने, टाइटल रखा। लेकिन बाथ वाटर टाइटल तभी समझ में आता है जब हम पूरी कहानी पढ़ें, और वो कहानी के आखिर में आकर के समझ में आता है कि वो क्यों ये टाइटल रखा गया, और इस हमाम में का कैसे तर्जुमा नहीं कर पाए हम लोग। अम, मिसाल के तौर पर अस्करी की कहानी है फिसलन, उसका हमने स्लिपरीनेस किया है। अब अंग्रेजी में स्लिपरीनेस कोई ऐसा लफ्ज तो है, लेकिन उसका इस्तेमाल ज्यादा नहीं होता। और फिसलन एक तरह से मुहावरा है उर्दू में, हिंदी में, अम, जो कि स्लिपरीनेस से नहीं कन्वे होता। तो एक तो ये बात हो गई कि टाइटल्स को किस तरह से कन्वे किया जाए तर्जुमे के उसमें। दूसरी बात यह है कि कुछ जो अल्फाज जो जबान के लिए बहुत ही जिसको कहना चाहिए कि बेसिक होते हैं, जरूरी होते हैं, लेकिन मिसाल के तौर पर अरे, अरे को हम कैसे अंग्रेजी में करेंगे। आप लोग सुन रहे हैं, आप ही लोग बताइए ना थोड़ा सा, अरे को कैसे हम करेंगे। कोई भी बता सकता है। इनका हाँ, सूर्य, आई डोंट नो, किसी का हाथ है यहाँ पर। अच्छा नहीं, ये तो मेरा है, कोई भी बता दे। ओ ओ करके, या ओ एच किसी भी तरह से या कुछ कर ले, या हाँ। एक्सक्लेमेटरी मार्क्स का यूज करके, पंक्चुएशन करके कुछ उसका आसपास पहुंच जाए शायद। OMG। हम्म। हाँ, लेकिन अरे में जो क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क दोनों चीजें शामिल हैं, तो दैट डजंट कम अक्रॉस राइट इन ट्रांसलेशन। इसी तरह से और भी बहुत सारे एक्सप्रेशंस हैं। तो एक्सप्रेशंस जो होते हैं वो हर जबान के लिए बहुत ही अपने टिपिकल होते हैं, उनका तर्जुमा करना बहुत मुश्किल होता है। तो उसका उसका तरीका ये हम लोग आमतौर पे करते हैं, कि जो एडिटर है वो ट्रांसलेटर के साथ कुछ गाइडलाइंस देती है कि ऐसा है कि हम इस चीज को इस तरह से करेंगे, ताकि एक कंसिस्टेंसी बनी रहे। बहुत ऐसा ना हो कि किसी लफ्ज का किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया। कोशिश यही रहती है कि एक कंसिस्टेंसी बनी रहे। मगर ये काम भी बहुत ही जोखिम का है, और हम ये नहीं चाहते कि टारगेट लैंग्वेज में वो बहुत मज़ाक खेज टाइप का, लाफेबल या फनी टाइप का बन जाए। अम, इसलिए ये चीजें काफी मुश्किल होती हैं। यार भी, यार लफ्ज है, उसको लोग ड्यूड, बडी, पता नहीं बारा क्या क्या तरह बारा से। फारूकी जी ने हाथ रेज किया हाँ, है, मैं कुछ चाह रही थी कहना कि वो चाहते हैं? कुछ बताएं, क्योंकि उन्होंने कहानी का तर्जुमा किया था। बहुत ही मुश्किल कहानी थी, क्योंकि उसमें इतने ज्यादा कलोक्वियल शब्द थे कि आप समझ नहीं सकते। उन्होंने बहुत बड़ा काम किया इसको
इस कहानी का तर्जुमा करके। हाँ बताए, आप बताइए जी बारा। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको लग रहा है कि मैंने मुश्किल काम किया है, लेकिन ऐसा नहीं, मतलब हम सिर्फ इस कहानी के लिए नहीं कह रहे थे, बल्कि हमारा ये कहना था कि जैसे किनशिप टर्म्स भी तो यहाँ पे क्लियर नहीं होते ना, ग्रैंड मदर का जैसे दादी और नानी में वैसे तो बहुत फर्क होता है, लेकिन जो है या भाभी, तो ये सब चीजें जो है अंग्रेजी में ट्रांसलेट ही नहीं होती हैं, तो इसलिए हम्म। बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये हरी बोल भी तो उस तरह का है ना, जैसे कि जब लोग कहते हैं राम का नाम लो कान छू लिए अपने दोनों, उस तरह की चीज है कि जब कोई चीज ऐसी है जो मतलब आप तौबा तौबा टाइप की चीज है, कि मतलब आप कि आप हल्का सा कुछ गलत कर रहे हैं और आप हेल्पलेस भी हैं, इसलिए आपको करना पड़ रहा है। बिकॉज ये हम्म। कहानी उसके बारे में है ना, अबाउट अबैंडनिंग योर very old and absolutely helpless elderly relatives, and kind of just sending them off to the banks of the river and leaving them behind over there to die. तो उस प्रैक्टिस को मतलब उसमें कैसे हरी बोल जो है वो लोग बोलते हुए जाते हैं, ऑल्दो दे आर डूइंग दिस काइंड ऑफ अ क्लैंडस्टाइन एक्ट। तो इस चीज का तो तर्जुमा हो ही नहीं सकता, जैसे कि आप भी कह रही हैं। तो इसी तरह के बहुत सारी चीजें हैं जो वहाँ होती ही नहीं है, अंग्रेजों के यहाँ हुई ही नहीं है कभी, तो इसलिए वो लोग कैसे हम लोग उसको तर्जुमा कर सकते हैं, ये एक बात होती है। और जैसे आज भी हम अभी जो एक और मतलब हम एंथोलॉजी का हम कोशिश कर रहे हैं पुट टुगेदर करने की, तो हम जकिया मर्शदी साहिबा का ही एक कहानी और तर्जुमा कर रहे हैं, दिया बाती की बेला उसका नाम है। तो अब बताइए बेला जो है, बेला में कितना ज्यादा एक खास मखसूस किस्म की एक फीलिंग है जो कि अंग्रेजी के किसी लफ्ज में नहीं आ पाएगी, तो अभी तो हमने टाइटल को छोड़ दिया है। लेकिन जैसा कि कह रही हैं आप भी हमारी के बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिनको हम लोग को रिटेन करना पड़ता है। और फिर अब तो आजकल की तो यही पॉलिटिक्स है कि रीडर को ये ट्रबल शुड टेक द ट्रबल टू फाइंड आउट कि actually what do we mean when we say jalebi, or what do we mean when we talk about sandas, or going to to relieve yourself amidst the bamboo trees, जैसे हरी बोल में काफी डिस्क्रिप्शन है इस चीज का कि गाँव के घर में क्या क्या वो है, किस तरह की चीजें होती हैं जो तकलीफ दे होती हैं बड़े लोग, बड़ी उम्र के लोगों के लिए जो देर तक पेशाब नहीं रोक पाते या कुछ इस तरह की चीजें। तो इन सब चीजों के लिए या तो कुछ कॉइन करिए या तो फिर उनको वैसे ही छोड़िए, यही ऑप्शन रहता है अभी। तो आजकल तो यही कहा जा रहा है, करंट जो ट्रांसलेशन थियोरी है, आई डोंट नो इफ अप्पी अग्रीज विथ मी ऑन दिस और नॉट, दैट दिस इज द करंट way of the contemporary way of translating. What do you say? Yeah, I think we have done away with glossary altogether. तो ग्लॉसरीज इंक्लूड नहीं होती हैं किताबों में, क्योंकि ये हम मान करके ही चलते हैं कि हमारे फिंगर टिप्स पे है, एक क्लिक किया और उस लफ्ज की माने हमें पता चल गए। और दूसरी ये है कि रीडर्स जो हैं वो मजा लेना चाहते हैं जबान का, थोड़ा थोड़ा, बहुत ज्यादा भी नहीं कि अगर आपने बहुत ज्यादा इंडिजिनस अल्फाज ठोक दिए उसमें तो भी मजा चला जाता है। बहुत कुछ लोग ऐसा करते हैं कि ब्रैकेट्स में मीनिंग डाल देते हैं, वो भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उससे जो टेक्स्ट है वो उसकी कंटिन्यूटी टूट जाती है और वो देखने में भी अच्छा नहीं लगता, पढ़ने में भी अच्छा नहीं लगता। तो बेहतर यही होता है कि हम एज अ मतलब उसको, जैसे नमक का इस्तेमाल है, थोड़ा थोड़ा सा करें, बहुत ज्यादा ना करें कि हम एकदम भर ही दें सारे अल्फाज और कहें कि चलो अब रीडर बहुत होशियार है, अब वो रीडर जो है वो तमाम से उनकी मीनिंग्स इकट्ठा कर लेगा। सो दैट इज नॉट पॉसिबल। यही है कि इडियम्स का तर्जुमा करना बहुत मुश्किल है। इडियम्स को इडियम से ही मैच किया जाए, एक थियोरी ये है कि अगर कोई इडियम है तो उसके लिए अंग्रेजी का क्या इडियम होगा, हम उसे लेकर के आए तो ही अच्छा लगेगा अंग्रेजी में। लेकिन सर कभी कभी तो ऐसा होता है कि मिल जाता है, लेकिन कभी नहीं भी मिलता, तो फिर मुश्किल होती है। तो बस अब किसी तरह से हम लोग काम चलाते रहते हैं। लेकिन ट्रांसलेशन थियोरीज हैं जिनका कि जिनको पढ़ना या जिनसे वाकिफ होना ट्रांसलेटर्स के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ट्रांसलेशन थियोरीज जो हैं वो
हमें बताती हैं कि हमें लिटरल ट्रांसलेशन करना है कि हमें ऐसा ट्रांसलेशन करना है जो पढ़ने में आसान लगे। क्योंकि लिटरल ट्रांसलेशन पढ़ने में थोड़ा मुश्किल तो होता ही है, क्योंकि वो अजीब सा लगता है। तो कई तरह के स्कूल्स हैं, थियोरीज हैं ट्रांसलेशन की। ट्रांसलेटर के ऊपर डिपेंड करता है, एडिटर के ऊपर डिपेंड करता है विच थियोरी द पर्सन प्रिफर्स। हाथ उठाया है हाँ गौतम भाई। बिल्कुल। जी। बहुत बहुत शुक्रिया। पूछना चाहूंगा मैम कि अभी जैसे कि हर फील्ड में एआई घुस चुका है, तो इस जी फील्ड जी। में भी एआई क्या 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 अदा पेश कर रही है, क्या रोल फरमा रही है, और क्या इफेक्ट्स हो रहे हैं इसके? हाँ, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, क्योंकि एआई ट्रांसलेशन के उसमें भी शामिल है। अ, और देखिए, एआई की एक कमजोरी ये है कि एआई के पास वही शब्दावली है, वही वोकैबुलरी है जो हमने उसको फीड की है। तो तमाम दुनिया के जो भी टेक्स्ट हैं उसमें भरे गए हैं, तो उसमें से वो वोकैबुलरी निकाल लेते हैं एआई वाले, एआई जो है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। लेकिन ऐसा मुमकिन तो नहीं है कि अभी सारी वोकैबुलरी एआई के पास हो। और दूसरी बात यह है कि जो एक चीज इंसानों के पास है उसका नाम है इमेजिनेशन, यानी हमारी कुव्वत तखय्युल, जिसको उर्दू में कहते हैं, प्रतिभा, कि हम कैसे सोचते हैं। एआई जो सोचते हैं, एआई का जो सोचने की क्षमता है, वो और इंसानों की जो सोचने की क्षमता है, उसमें ये फर्क है कि एआई वही सोच सकता है जो हमने उसे फीड किया है। आप समझ रहे हैं? तो उसमें एक डिफरेंस है। हमारी जो सोचने का तरीका है हमारा, वो इंडिविजुअलिस्टिक है। तो कम से कम ये हमारे पास अभी तक ये ताकत है कि इमेजिनेशन और इंडिविजुअलिटी, ये दो चीजें हमारे पास हैं जिनका कि हम इस्तेमाल लिटरेरी और तरह तरह की चीजों में करते हैं, और जो हमारे लिए बहुत जरूरी है। मिसाल के तौर पर, अगर आप गालिब की गजल एआई से ट्रांसलेट करवा के देखिए वो कैसी बनती है। मेरे ख्याल से बहुत मजे का खेज बनती। बहुत से लोगों ने कोशिश की है, किसी ने मीर को ट्राई किया, इकबाल को किया, कि भाई चलिए मीर और इकबाल जो है वो आसान है, उसमें इतना नहीं है कि लेयर्ड लैंग्वेज इतनी ज्यादा नहीं है। गालिब में तो इतने लेयर्स हैं कि वो अच्छे भले ट्रांसलेटर्स के भी बस में नहीं होते हैं। तो एआई क्या कर सकता है? सो एट दैट पॉइंट, वी फील सुपीरियर टू एआई, एंड लेट्स होप दैट वी कंटिन्यू टू फील, बट डेफिनेटली इट्स अ चैलेंज। सवाल। जी आदाब आपा। मेरे जहन में ये सवाल उठा कि जब कोई रीडर कोई तर्जुमा पढ़ता है, मान लीजिए हम्म कि मैं हम्म मेरी मादरी जबान उर्दू है और मैं चाहता हूँ कि मैं तमिल जबान की कोई कहानी का तर्जुमा पढूं, तो ये हम्म ट्रांसलेशन की दुनिया में किस हद तक देखा गया है कि जो रीडर किसी जबान का इंतखाब करता है तर्जुमा पढ़ने के लिए, हम्म तो ऐन मुमकिन है कि वो उसके किसी सकाफती पहलू या उसको उस जबान के लोगों की कोई बात अच्छी लगती हो। तो ऐसा मेरा ये ख्याल है कि वो उस तहजीब से भी वाकिफ होना चाहता है, सिर्फ कहानी नहीं पढ़ना चाहता। और पहले हम्म से ही ये तर्जुमा पढ़ने से उसका कोई रिश्ता उस जबान से या उस जबान के लोगों से जो अहले जबान हम्म है, या उसका जो हम्म रिवाज है, तौर तरीके हैं, कोई थोड़ी सी हम्म वाकफियत या दिलचस्पी पैदा होती है, जिसकी वजह से वो इस हम्म तरफ जाता है। तो ये बात आप किस हद तक, जो आपने तर्जुमा किया या आप इस ट्रांसलेशन को करती हैं, तो आपने पाया कि भाई उर्दू की कहानी अगर कोई इंग्लिश का हम्म रीडर पढ़ रहा है, हम्म सिवाय हम्म एकेडमिक्स के, अगर वो उनका वो नहीं, तो उनके क्या हम्म मतलब मसूबे रहते हैं, और क्या उनमें खिंचाव किस बात से पैदा होता है कि भाई हम उर्दू पढ़ेंगे, क्योंकि सारी जबानें पढ़ना तो बहुत मुश्किल है। तो तीन चार हम्म जबान जो मुंतखब करता है कोई आदमी, तो क्या आपने ऐसा हम्म पाया कि वो किसी सकाफती पहलू से उसमें कोई खिंचाव या कशिश पहले पैदा होती है? जी, आपने बहुत ही अच्छा ये मुद्दा उठाया। और एक चीज होती है जिसको हम एम्पैथी कहते हैं, कि हमारी कुछ जबानों के लिए एक एम्पैथी होती है और उन्हीं की तरफ हमारी कशिश होती है। तो जैसा कि आपने कहा कि कल्चर से वाकफियत एक बहुत बड़ा पहलू है उसमें। मिसाल के तौर पर आप देखिए कि ऐसा क्यों है कि ब्रिटेन में इंडियन लिटरेचर बहुत पढ़ा जाता है, ऐसा क्यों है? ज्यादातर हमारी किताबें वहाँ पब्लिश होती हैं, ज्यादातर अवार्ड्स मिलते हैं।
तो उसकी वजह यही है कि वो ब्रिटिश राज जो 200 साल तक हम लोगों ने इंड्योर किया, जिससे जी कि भाई बहुत सारी परेशानियां भी हमने उठाई, लेकिन एक एम्पैथी पैदा हो गई in Britain towards things that are Indian and culturally Indian. तो अक्सर ऐसा भी होता है कि एक किताब जो छपती है तर्जुमे में या टाइटल्स ले लीजिए, क्योंकि टाइटल्स बहुत जरूरी हैं, तो जब उसका जो ब्रिटिश पब्लिकेशन होता है उसके उसमें मुख्तलिफ टाइटल होता है। जैसे बप्सी बप्सी सिद्धवा की जो किताब है क्रैकिंग इंडिया, तो उसका नाम ब्रिटेन में था आइस कैंडी मैन, और अमेरिका में था क्रैकिंग इंडिया, क्योंकि ये समझ में ये लोगों ने सोचा कि भाई यहाँ पर वो आइस कैंडी मैन यानी आइसक्रीम वाले का जो जो वो है वो नहीं समझ पाएंगे अमेरिकन रीडर्स। तो एक कल्चरल एम्पैथी जो है जबान के साथ। दूसरी बात ये है कि अमेरिका में अगर हम देखें स्टेटिस्टिक्स के कितने ट्रांसलेशंस पब्लिश होते हैं, तो वो बहुत ही डिसमल है, क्योंकि अमेरिका में एक इंग्लिश के लिए, खास तौर पे अमेरिकन इंग्लिश के लिए एक बहुत ही जबरदस्त ह्यूब्रिस है। यानी वो चाहते थे शुरू में कि सारे लोग जो हैं वो यहाँ पर मेल्ड होकर के अंग्रेजी में ही आ जाएं। तो वो ज्यादातर चीजें जो हैं वो मतलब इनकरेजमेंट, अब जाकर के थोड़ा सा चेंज तब्दीली वहां पर आई है कि दूसरी जबानों में क्या हो रहा है उसमें दिलचस्पी लें। ये बात ब्रिटेन में नहीं है, ये बात और यूरोपियन कंट्रीज में नहीं है, क्योंकि यूरोप इटसेल्फ जो है इट इज मेड अप ऑफ सो मेनी डिफरेंट लैंग्वेजेस। सो जी यू नो आपने जो सवाल उठाया दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट and interesting for us. For example, in Urdu, because Urdu and Hindi are sisters, you know, and हिंदी में क्या हो रहा है उर्दू लिखने वाले बहुत दिलचस्पी लेते हैं, और वाइसी वर्सा। इसी तरह मतलब पंजाबी बंगाली जो मॉडर्न लैंग्वेजेस हैं नॉर्थ की, उनमें एक तरह की सिनर्जी है, तो आपस में वो एक दूसरे से कनेक्टेड भी हैं और कल्चरली भी यू नो मिलती जुलती हैं, लोगों को दिलचस्पी है। यहाँ तक साउथ का सवाल है, साउथ में आप जानते हैं तेलुगु कन्नड़ तमिल ये सब जबानें जो हैं, यू नो अगर आपको एक आती है देन यू कैन फॉलो द अदर्स अ लिटिल बिट। तो मगर नॉर्थ वाले बिल्कुल नहीं समझते, तो नॉर्थ वालों को भी एक फिर भी एक क्यूरियोसिटी तो होती ही है, क्योंकि एक चीज है जो एक एक कॉमन थ्रेड है जो हम लोग सबको कनेक्ट करता है, मुख्तलिफ जबानों को हिंदुस्तान की। और उसी चीज को हम जब यहाँ पर कम से कम अमेरिका में जब स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं तो हम उसे इंडियन लिटरेचर कहते हैं, कि कोई एक चीज है, एक एक थ्रेड है, एक कॉमन वो है जो कनेक्ट करता है सारे लिटरेचर्स को हमारे हमारे मुल्क के। तो ये सब ये चीज मुझे नजर ये आती है। और ट्रांसलेटर जो है वो कल्चरली बहुत अवेयर होता है। ट्रांसलेटर जो है वो कल्चर से बहुत उसकी वाकफियत होती है, और कल्चर की जो नज़ाकत है उसको अपने तर्जुमे में लाना, उसको समझना। मिसाल के तौर पर फिर वही हरी बोल कहानी या फिसलन अस्करी की जो कहानी है उसमें खासी बारीकियां हैं। मैम अगर मैं बात में थोड़ा आगे बढ़ाऊं, मैंने सब बहुत सारे उसमें जो लिस्ट है उसमें बहुत सारे लोगों को नहीं पढ़ा, लेकिन जो कुछ एक लोग मेरे पास से गुजरे, मसलन जैसे मंटो, आपने अल्फाज की बात, कई अल्फाज का तर्जुमा सीधा करना मुश्किल होता है, लेकिन जैसे मंटो जैसा तख्लीकार है कि उसकी कहानियों में जो उसके कैरेक्टर्स हैं, जो पात्र हैं, उनमें एक तरह की एक मोरल एम्बिग्विटी सी होती है, नैतिकता की सतह पे थोड़े से दिखाई पड़ते हैं। तो क्या जो इंग्लिश का रीडर है या जो पश्चिम का रीडर है जिसके पास उसका कल्चरल कॉन्टेक्स्ट नहीं है, जो कैरेक्टर्स उसमें है, तो क्या बगैर उस कल्चरल कॉन्टेक्स्ट के उनको समझना उनके लिए आसान होगा, या ट्रांसलेटर जो ट्रांसलेट करता है वो उस बात का ध्यान रखता है और उस लिहाज से उसको पकड़ के चलता जी, अब आजकल ये जरूरी हो गया है ऑलमोस्ट कि एक ट्रांसलेटर्स नोट लगा दिया जाए कहानी के पहले, जो कि थोड़ा बहुत समझा दे कि इस कहानी में क्या हो रहा है। या फिर जो एडिटर है वो अपने इंट्रोडक्शन में, अपने दिबाचे में कहानी, हर कहानी जो शामिल है उसमें उसके बारे में थोड़ा 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 कल्चरली बता दे कि ये कहानी कब की है, क्यों है, तो उससे मदद मिल जाती है। तो ये वाली प्रैक्टिस जो है अब आजकल काफी कॉमन हो गई है कि ट्रांसलेटर्स नोट जो है वो शामिल हो जाए, तो उससे मदद मिल जाती है। अदरवाइज
हाँ, ये तो है ही है कि डिपेंड करता है कि दुनिया के कौन से कोने में वो कहानी पढ़ी जा रही है और कितना एब्जॉर्प्शन हो रहा है उस कहानी का। दीज आर सम थिंग्स टू। प्रेमवदा कुछ पूछना चाहती हैं? जी प्रेमवदा। हाँ, प्लीज गो अहेड। जी आदाब मैम। अ, हाँ जी। जी बानो मुश्ताक ने अभी बुकर प्राइज जीता था और हम्म। कन्नड़ की बहुत अच्छी राइटर हैं वो। तो उन्होंने उर्दू को लेकर एक बात कही थी कि इसमें मोनोटोनी बहुत आ गई। और वो नस्र की भी बात कर रही थी, वो शायरी की भी बात कर रही थी। तो आप इससे कितना अ, सहमत हैं या कितना इख्तलाफ रखती हैं कि वाकई उर्दू में नस्र में चाहे शॉर्ट स्टोरीज हो, चाहे नॉवेल्स हो, चाहे शायरी हो, उसमें आप कितना इस बात से, मतलब आपका क्या स्टैंड है इस चीज पर कि वाकई मोनोटोनी आ गई है काफी ज्यादा, या हम एक ही तरह की कहानियां लिख रहे हैं, या फिर ऐसा नहीं है? क्योंकि मैं तो सहमत नहीं हूँ इस चीज से, लेकिन इतनी बड़ी राइटर हैं और हाल ही में उन्हें इतना रिकॉग्निशन मिला है, तो बिना सोचे हाँ, समझे तो नहीं कही होगी उन्होंने ये बात। जी, तो ये जानना था मुझे। मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने उर्दू अदब कितना पढ़ा है, कितनी कहानियां उन्होंने देखी हैं और ऐसे उन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी कि उर्दू में मोनोटनी आ गई है। मैं बिल्कुल भी उनसे मुत्तफिक नहीं हूँ उनकी इस बात से। उर्दू अफसाने में मुझे तो नहीं नजर आती कोई मोनोटनी। और आप इस एंथोलॉजी को देखिएगा, अ, बहुत ही मुख्तलिफ कहानियां हैं। इसमें एक जी जी कहानी शामिल है एक फ्रेंच राइटर की, उनका नाम है जी जूलिया। और वो यूएनओ में, शायद यूएनओ में काम करते हैं और वो पाकिस्तान में पोस्टेड थे। इंडिया आए, उन्होंने जेएनयू में पढ़ा, फिर उसके बाद लाहौर में। तो उन्होंने हिंदी उर्दू पर इतनी महारत हासिल कर ली कि वो शॉर्ट अफसाने लिखने लगे। अब उनको बहुत सारे लोगों ने कहा कि अरे इनको कैसे इतनी उर्दू आ गई और उन्हें कैसे इतनी हिंदी आ गई कि वो उसमें कहानियां लिखने लगे। ये तो बिल्कुल बेकार की बात है ना। किसी को भी लैंग्वेज जी टैलेंट हो सकता है, वो सीख सकता है। हमें तो खुश होना चाहिए कि बिल्कुल। कोई फ्रेंचमैन है, उसने इतनी उर्दू सीख ली या हिंदी सीख ली कि वो उसमें जी जी कहा। डेफिनेटली। हाँ, तो इस तरह से ये बाहर जो टैलेंट है उर्दू में और हिंदी में भी, आई वुड से, वो बहुत ही मल्टी टैलेंटेड लोग उसमें आ रहे हैं जो तरह तरह की चीजें लेकर के आ रहे हैं। और एक और चीज हम देख रहे हैं कि विमेन जो है, औरतों का कंट्रीब्यूशन अब बहुत बढ़ गया है, बोथ एज ट्रांसलेटर्स, एज राइटर्स, एज पोएट्स। थिंग्स आर चेंजिंग। कैसे उन्होंने कह दिया कि मोनोटनी है? आई डोंट जी एग्री। इसीलिए मुझे काफी हैरत हुई थी, इसीलिए मैंने सोचा कि आपसे पूछ लूं कि भाई हो सकता है ज्यादा पढ़ने वाले उन्हें पता हो कि वाकई मोनोटोनी है या नहीं। नहीं, मुझे तो नहीं लगता, कह दिया उन्होंने। जी जी शुक्रिया। उनका नाम मैं एक ये बात जानना चाहता था बानो। कि जैसे आपने तो दो एंथोलॉजीज आपकी आ गई हैं और हम्म। आपने इसके हम्म। लिए जो रिसर्च की होगी, बहुत से ऑथर्स को आपने वैसे भी अपने जाती मुताले में भी और इसके लिए भी आपने जाहिर है पढ़ा होगा। तो मैं आपको क्या ऐसा लगा है कि कुछ ऑथर्स ऐसे होते हैं जो ज्यादा ट्रांसलेटेबल हैं, जिनको आसानी से, जिनमें तहदारी और पेचदारी या सकाफती या मुहावराती एलिमेंट जिनकी राइटिंग्स में कम है, सीधी सीधी स्क्रीन प्ले जैसी राइटिंग है जिसको आसानी से दूसरी जबान में मुंतकिल किया जा सकता है। लेकिन क्या कुछ ऑथर्स आपको ऐसे लगे होंगे कि जो जिनको ट्रांसलेट करना जरा मुश्किल है कदरे उनके उनके मुकाबले? तो क्या इस पहलू से आप रोशनी डाल पाएंगे कुछ? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि प्रोज का तर्जुमा करना, नस्र का तर्जुमा करना जो है वो पोइट्री या शायरी के मुकाबले में ज्यादा आसान है। प्रोज जो है वो आसान है और पोइट्री मुश्किल है। ऐसा तो हमें कुछ नजर नहीं आया कि कोई ऐसा राइटर हो जिसका तर्जुमा, मतलब जिसका प्रोज इतना मुश्किल हो। अम, सोचना पड़ेगा, ऐसा मुझे लगा नहीं। मगर कि सो एंड सो आसान है या सो एंड सो मुश्किल है, कहानी के कंटेंट पे हो सकता है कि एब्स्ट्रैक्शन ज्यादा है तो वो कहानी शायद अपील ना करे। रीडरशिप को भी तो
ख्याल में रखना पड़ता है ना, मद्देनजर रखना पड़ता है कि रीडर्स कौन होंगे, वो क्या पसंद करेंगे। अब एकदम से तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम जॉयस और जितने मुश्किल राइटर्स हैं सबको एक साथ इकट्ठा कर दें। तो इट्स कुछ थोड़ा बहुत डिस्क्रिशन का भी इस्तेमाल करना होता है। और कई इम्पोर्टेंट राइटर्स तो छूट जाते ही हैं एंथोलॉजी में, जो कोई भी एंथोलॉजी परफेक्ट नहीं हो सकती। अब नॉर्टन है एक कंपनी जो कि बहुत ही मशहूर है अंग्रेजी के अदब में और यूरोपियन लैंग्वेजेस के लिए, कि वो हर यूरोपियन जबान की एंथोलॉजी निकालते हैं और उसको बहुत ही वो समझा जाता है टच स्टोन की नॉर्टन एंथोलॉजी। लेकिन उसमें भी बहुत सारी चीजें छूट जाती हैं, कमियां तो होती ही हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज बहुत परफेक्ट है या उसके बाद उसको नहीं किया जा सकता। तो ट्रांसलेशंस में भी आपने हमें सब कुछ सवाल भेजे थे, मुझे याद आ रहा है कि ईदगाह के बारे में था कि वो तो खुशवंत सिंह ने उसका तर्जुमा किया, तो फिर आपने दोबारा उसका क्यों करवाया। तो खुशवंत सिंह का तर्जुमा हुए हुए बहुत साल गुजर गए, और नए तर्जुमों की बहुत ज़रूरत हमेशा हमें हमेशा रहती है। हर 10 साल के बाद ज़बान में नए अल्फाज आ जाते हैं, नए इडियम्स आ जाते हैं, नए एक्सप्रेशंस आ जाते हैं, तो तर्जुमे पुराने हो जाते हैं। तो हमेशा नए तर्जुमे होते रहने चाहिए, चाहे वो एक कहानी के ही हों, बार बार होने चाहिए। टोबा टेक सिंह मंटो की मशहूर कहानी है, उसके 12 तर्जुमे हुए हैं। लेकिन अब जैसे काली शलवार है, उसके तर्जुमे भी कई एक हुए हैं, लेकिन हमने उसे शामिल इसलिए किया है क्योंकि मेमन साहब जो हैं बहुत ही मशहूर, अब वो इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने बहुत ही ज्यादा तराजुम किए हैं, और ये जो उनका तर्जुमा है बहुत ही अच्छा तर्जुमा। अब मेरी आवाज सुनाई दे रही है क्या जकिया मशीदी? अरे बिल्कुल जी, आदाब। अभी अभी एक मैंने थोड़ा सा शायद लेट ज्वाइन किया है, उस वक्त एआई पर सवाल हो रहा था। तो हमारे और मैम 12 से जकिया बारह मैम, मैं जरा 1 मिनट आपको रोक के एक बात सबकी इत्तला के लिए अर्ज कर दूं कि पिछले दिनों हमने अपने स्टडी सर्कल में जकिया मशहदी मैम के 12 अफसाने पढ़े हैं, और हमें बहुत अच्छा लगा जकिया मैम के अफसाने पढ़ के, और हमने उनको रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे भी मुहैया कराया है। और जाहिरा मैम ये बात जानती हैं, लेकिन जो लोग नहीं जानते थे उनके लिए बता रहे हैं जी। अरे आपको देख के बहुत खुशी हो रही है, मुझे नहीं पता था ये आप हैं, क्योंकि आपकी शक्ल देखी नहीं थी कभी। बहरहाल अभी अभी किसी ने कहा कि कुछ कहानियां मुश्किल होती हैं तर्जुमा करने के लिए, और कुछ जो है वो निस्बतन आसान होती हैं। तो मेरा ये तजुर्बा है वाकई, कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो कि बहुत आसानी से दे डोंट यील्ड टू ट्रांसलेशन। शायद ये वो होती हैं जो हाईली कल्चर स्पेसिफिक हों, या जिनमें बहुत ज्यादा फिलॉसफी हो, या कुछ ऐसे ऐसे अल्फाज और मुहावरे इस्तेमाल किए गए हों जिनको तर्जुमा करना जरा मुश्किल हो। तो मुझे महसूस होता है, मैं अभी एक तर्जुमा कर रही हूँ इनका, जो कि बहुत ही आसान लग रहा है, हिंदी से उर्दू में, ये मर्दुला गर्ग साहिबा का। तो एक तो उनकी जबान इतनी आसान है, उर्दूवाइज काफी उर्दू अल्फाज हैं उसके अंदर, तो वो तो बेशतर तो वो ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है। लेकिन हाँ, मुश्किल जब होती है जब जैसे आपने उर्दू से अंग्रेजी में तर्जुमा किया, जैसे बारा ने अभी मेरी कहानी का जो कि खासी तवील है, ये हरी बोल, इसका तर्जुमा किया है, तो ये मेरे ख्याल में उससे मुश्किल होगी जैसे कि ये इनका मर्दुला गर्ग का नॉवल है। मेरा ये तजुर्बा कहता है। और वैसे मेहर अफशा मुझसे उम्र में छोटी होने के बावजूद मुझसे ज्यादा तजुर्बेकार हैं, और एक ऐसे मुल्क में है जहाँ पर इंफॉर्मेशन का वफूर बहुत है, और बहुत ज्यादा उनकी एक्टिविटीज जो है, अदबी एक्टिविटीज मेरे मुकाबले में यकीनन ज्यादा है, by virtue of being young and more talented, more devoted, I must say। तो इसलिए ये है कि मेरा ये तजुर्बा है कि कुछ कहानियां जो हैं वो they yield easily to translation while some don't, नॉवल हो या जो हो। और शायरी तो खैर बहुत ही मुश्किल चीज है। जी, अभी तो आपकी तो अफसाने हम का तो ही ये कहना चाहते हैं कि आप तो लिखती ही ऐसे अफसाने हैं कि मुश्किल ही हो जाए ट्रांसलेटर के लिए। अपने को नहीं कह रही हैं, कह रही नहीं हैं नहीं, कुछ। अब वो उसमें मुझे इस नहीं कदर नहीं, हंसी आई। आप इल्जाम लीजिए अपने ऊपर बिल्कुल। हाँ हाँ, चलिए ले लिया। वो एक मुझे इस कदर हंसी आई, वो उसमें चलिए, उसमें
हरी बोल में एक कैरेक्टर है चुंदी बुआ। तो मैंने 12 से कहा, 12 में ज्वाइन करने का तो मैंने, एक तो मुझे आता नहीं, पड़ोस में एक लड़का था उसने ज्वाइन करा दिया, खैर बहुत खुशी हुई मुझको। तो वो चुंदी, मैंने कहा चुंदी बुआ, इन्होंने द ओल्ड स्क्विंटी, इस कदर दिलचस्प है वो ओल्ड स्क्विंटी। मैं बहुत ही हंसी आई मुझे, वरना चुंदी, मैंने कहा अंग्रेज चुंदे नहीं होते हैं, मतलब सारे अंग्रेजी बोलने वाले, वो ऑस्ट्रेलियन हो कैनेडियन हो जो भी हो, शायद उनके यहाँ चुंदा कोई होता नहीं, सीधे अंधा होता है या काना होता है या बैंगा होता है। वी हैव अ फोर्थ कैटेगरी दैट इज चुंदा। तो उसको, लेकिन 12 ने उसको बहुत अच्छी तरह उसको उन्होंने समेट लिया उन्होंने। तो आप मैं लेकिन बारीक बारीक से बारीक लफ्ज ले आती हैं, जो कि मतलब कि ये नहीं सोचती कि भैया सुना नहीं होगा किसी ने, कैसे ट्रांसलेट करेगा ट्रांसलेटर। बहुत ही बारीकियां ले आती हैं। चुंदा चुंदा हम लोग इस कदर बोलते थे कि फला चुंदा है, नहीं फला चुंदा। नहीं, हाँ, अभी ये इसमें दिया बाती की बेला में आपने मतलब बहुत ही ज्यादा, मतलब इतना ज्यादा बारीकी से वो जो पानी वानी पिला रहा है वो कुएं में से निकाल के, अच्छा वो अच्छा। डोल में से, उसमें आपने ऐसे ऐसे लफ्ज मढ़ैया और क्या मढ़ैया तो फिर भी आसान है, और बहुत सारे अल्फाज हैं जो हमने भी नहीं सुने थे, उनको बहुत, भाई फिर कई लोगों से पूछा और भाई कुछ नोट भी किया है आपसे पूछने के लिए। 12 हम आपके पड़ोसी हैं, आपका ताल्लुक इलाहाबाद से और हमारा काफी गहरा ताल्लुक सुल्तानपुर से है, सानवी वतन सुल्तानपुर है। तो ये अल्फाज जो है मड़ैया वड़ैया तो अवधी के अल्फाज हैं जो आप भी जानती हाँ, तो होंगी। मतलब जो लोग थोड़ा गाँव में रहे हैं ज्यादा, वो लोग एग्जैक्ट बता पाएंगे ना, कि मढ़ैया तो हाँ समझ गए थे, हाँ लेकिन हाँ, अब इंग्लिश में असल में वो बहुत ही कैटेगोरिकल लगने लगता है, बिल्कुल अगर बिल्कुल 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 अगर आप, बिल्कुल बिल्कुल हाँ सही बात, हाँ बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल पर सही बात बढ़िया होता कि है। जी, बढ़ैया क्या बढ़िया। दिवाली दीदी हेलो। है। हाँ सॉरी आई जॉइन लेट, आई डिडंट सी योर एक्चुअली मैसेज। हमें अभी ख्याल आया कि हम आपको लिंक भेज दें, बिकॉज हमें लगा आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, तो बहुत इसलिए। अच्छा। पहले तो बताओ मढ़ैया क्या होता है? मड़ैया, नॉट मड़िया, मड़ैया। हाँ, मड़ैया, देखिए एक फोक सॉन्ग है, छैबे हाँ, ऊंचुआ पे मड़ैया, गोरी तोरे संगना। मतलब मैं ऊंचे टीले के ऊपर एक झोपड़ी डालूंगा और तुम्हें साथ अच्छा, रखूंगा, महबूबा से अरे कह रहा बाप है। ये फोक सॉन्ग रे, है। छैबे ऊंचुआ पे मड़ैया, गोरी हम्म। तोरे संगना। तो तो अब हाँ यही तो ये है ना कि झोपड़िया से क्या फर्क है मड़ैया में। मड़ैया बारीकी है ना। मड़ैया जो है, झोपड़ी हाँ। में देखिए कमरे भी हो सकते हैं, थोड़े से एक आध दो हम्म। सेक्शंस हो सकते हम्म। हैं, तो किचन। मड़ैया हम्म। आमतौर से जो छा लेते हैं छोटी सी, वो अमूमन गांव हम्म। उसमें खेतों के बीच में हुआ करती थी। ये वहां हम्म। रात को लोग जो जी रखवाली जी। करते थे, तो हम्म। यूजुअली मड़ैया लफ्ज उसके लिए इस्तेमाल होता था। जी, हमारी और मतलब कजिन एक आई हुई है, उन्होंने बताया, वो उसको काफी देहात में रही हैं, तो अच्छा उन्होंने अच्छा अच्छा, बताया, लेकिन हाँ हमने हाँ, कहा कि आप बताओ, ये इस बारीकी का एक लफ्ज में तो नहीं हम लोग ट्रांसलेट कर सकते ना इसे। हम्म, अब का- जैसे इन्होंने हाथ में जैसे ओक बना के पानी जैसे वो डोल से पानी उंडेल रहा है, उसने मुंह के पास अपने होठों से दोनों पाम्स को ओक बना के पानी लिया, उसमें पानी पिया। अब ओक बनाना वो तो हमें नहीं समझ में आ रहा था कि इंग्लिश में ऐसा कुछ तुम सुना कपिंग हमने करना कि है, कप इज पाम्स, कप इज कुछ कपिंग। नहीं। पाम्स। Up your 12 हाँ कप हैंड्स जो हाँ, है ना, हमने कप। कहा, लिखा ओके, है कि वो उसने अपने कप दोनों इज पाम्स हैंड्स। को मतलब एक कप का शेप दे करके, और कप हैंड का ये भी तो हो सकता है ना, किसी चीज को कप कर लेना, माने पकड़ लेना कप के शेप में। नहीं 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 नहीं, and हाँ cup your हाँ। an हैंड accepted idiom to cup your hands to drink water will यस convey exactly that message. नहीं, बिल्कुल। प्रसाद अच्छा। लेने के लिए भी, प्रसाद लेने के लिए भी हाँ हाँ एहतराम हाँ। के लिए हाथों को कप की सूरत में, मतलब ओक की तरह बना करके तब हाथ में प्रसाद लिया जाता है। अच्छा। जो खास नहीं, करके जो बट लिक्विड ये प्रसाद उसमें हो। भी तो यूज होता है ना बबल्स, जैसे व्हेन यू आर लव मेकिंग वगैरह के दौरान की कप्ड हर ब्रेस्ट्स, नहीं हाँ, होता है? ये कहाँ पहुंच तो गई भाई? नहीं नहीं, तो इसीलिए हमें डाउट हो रहा था कि हम नहीं, कैसे। हाँ, कपिंग कहाँ कहा का कि पहुंच गई? yeah, no, हाँ that's true, but हाँ I think the context makes it clear. यस, अगर पानी हाँ। पिलाने के कॉन्टेक्स्ट में है तो ऑब्वियस है कि देखिए वो। There are no पानी जो अक्सर ऐसा भी होता था पहले, आप लोग याद करें कि जब घर में हम लोग बात ये किससे कर रहे घर हैं? में सफाई ये कर्मचारी घर के ऑथर है अंदर आया जकिया करते थे। मशहदी साहिबा, शी इज अ ग्रेट शॉर्ट स्टोरी राइटर ऑफ उर्दू। अच्छा शॉर्ट अच्छा स्टोरी। अच्छा। जी। सलाम वालेकुम, हमारा आपसे कभी मुलाकात आप नहीं हुई। कैमरा ऑन कर आप सकती हैं, कैमरा ऑन तबीयत कर खराब है दीजिए। असल में भैया उनकी। मैंने कहा ना, 12 से मैं चुंदी बुआ हो रही हूँ उस वक्त, इसलिए कि आंखों से हम्म।
तो बहर कैफ वो और गला भी आप लोग देख रहे हैं, सर्दी जुकाम भी बुरी तरह हुआ है। वो तो बहर सबको है, कैफ तो इसीलिए सबको है। इसीलिए इसीलिए कैमरा ऑन नहीं किया। अच्छा भाई, वालेकुम अस्सलाम, क्या नाम बताया था आपका? दीपाली दीदी। दीपाली। अच्छा अच्छा भाई, आपने सलाम किया, हमने जवाब नहीं दिया था। वालेकुम हाँ, अस्सलाम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और वो ये महर अफशा मेरी बहुत बचपन की दोस्त है ये। हाँ अच्छा 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 अच्छा। हाँ, 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 जी हाँ, जी, मतलब हमने तो पहली जमात से साथ हैं हम इनके, पर हाँ, अभी ऐसा लगता है कि हम इनकी चुंदी बुआ हो गए। अरे हाँ, हाँ, आपने देखा किताब का कवर कितना खूबसूरत है, जो आ रही है किताब, आ गई है ना जब भी? आने वाली है किताब, हाँ, मतलब एडवांस कॉपी आ गई है बड़ी अभी। अट्रैक्टिव लग रहा है। हाँ, मैंने आदाब सबको। मैंने अभी वो किताब छपी की पढ़ी नहीं है, बिल्कुल मेरा इरादा है। पर मैं एक सवाल फिर भी पूछना चाह रही थी कि इस किताब की कहानियों को व्हाट डज अ थ्रेड टाई देम टुगेदर? आपने इनको एक साथ रखते वक्त कुछ सोचा? सो किताब इज कॉल्ड द बेस्ट ऑफ उर्दू शॉर्ट स्टोरीज। तो कोशिश यही की है कि ये कहानियां रिप्रेजेंटेटिव हों उस ऑथर की, एक तो ये, और दूसरा ये कि कुछ कहानियां मिसाल के तौर पर मंटो की टोबा टेक सिंह बहुत पिट गई है, या प्रेमचंद की कुछ कहानियां बहुत पिट गई हैं, तो उससे थोड़ा अलग हट करके कहानी का इंतखाब हो। और बहुत सही। एक कोशिश ये रही है कि जो लिविंग ऑथर्स हैं हमारे, जैसे मिसाल के तौर पर अभी ज़किया आपा हम लोग के साथ हैं, और भी इस तरह से हैं, अली अच्छा, अकबर कृष्णा नातिक सोबती हैं। का कुछ लिया? नहीं, सोबती का तो नहीं लिया दीपाली। असल में मुश्किल ये थी ना कि 425 सफे की किताब ऑलरेडी बन चुकी और है, खाली उर्दू ही से लेना था ना। और खाली उर्दू से ही लेना था। मतलब कृष्णा सोबती तो मेरे ख्याल से उर्दू में लिखती थी शुरू में। वो तो दोनों जबानों पर बहुत उनकी महारत थी। एंड डेजी रॉकवेल ने उनके ऊपर बहुत काम भी कर दिया। बहुत सारी उनकी कहानियां तर्जुमे में मौजूद हैं, मित्रो मरजानी भी है। सो नो, आई हैवंट टेकन कृष्णा सोबती, बट आई हैव मैंने कोशिश यही की है कि दोनों जेंडर्स रिप्रेजेंटेड हों। और कुछ कुछ ऐसे भी अफसाना निगार हैं हु हैव फॉलन इन द क्रैक्स, लाइक अहमद हमेश। तो उनकी एक कहानी है जो 60s में पब्लिश हुई थी। उसको उसका नाम था मक्खी, लंबी कहानी है। बहुत मशहूर हुई थी वो, एक जमाने में बहुत मशहूर, एक जमाने में बहुत मशहूर हुई थी। बहुत मशहूर हुई थी। उसका मैंने तर्जुमा किया है, हालांकि वो बहुत ही रिपल्सिव कहानी है। टॉकिंग अबाउट ट्रांसलेटिंग द चैलेंजेस, तो उसमें ऐसे ऐसे अल्फाज हैं, ऐसी बातें हैं कि जब तुम पढ़ोगी तो तुम्हें पता चलेगा सुष्मिता। जी। मगर वो बहुत ही नए किस्म की भी कहानी थी जिस वक्त वो मंजर आम पर आई थी। और एंड माय फादर, आई फाउंड अ कॉपी ऑफ इट, ऑफ द ओरिजिनल फर्स्ट एडिशन, एंड उसमें बाकायदा माय फादर हैज रिटन द बैक ब्लर्ब। सो इट वाज जस्ट कुछ चीजें ऐसी होती हैं दैट लाइफ टर्न्स फुल सर्कल। या उन्होंने ब्लर्ब लिखा, हम उसका अंग्रेजी में तर्जुमा कर रहे हैं। आई आई टेल यू, इट्स जस्ट hair raising at times. So इमेजिन, यस। yeah, so I have managed to excavate some stories. मसलन राजेंद्र सिंह बेदी की जो कहानी इसमें शामिल है, उसका नाम है गिरहन। वो बहुत हाँ, ही, बहुत उम्दा कहानी, बहुत उम्दा। जी आप तो हर कहानी से वाकिफ हैं, तो वो बहुत ही नहीं, उम्दा सबसे कहानी। नहीं, मक्खी भूल चुके हैं हम, हमको याद नहीं कि उसमें इतनी गंदगी थी, बहुत जी बहुत अरे पहले जो बेहद अब गंदगी है, बेहद याद नहीं, बेहद। याद नहीं है। लेकिन ये गहन तो नहीं, ग्रहण, ग्रहण, हाँ, गिरहन या ग्रहण, गरहन, या उर्दू में ग्रहण। गिरहन है। हाँ। हाँ, उर्दू में भी ग्रहण ही लिखा है उन्होंने। तो बहरकैफ वो बहुत उम्दा कहानी बहरहाल है, बहुत हमारा उम्दा। गिरहन है, तो गिरहन। गिरहन, हाँ, तर्जुमा, हमारा तलफ्फुज गिरहन है। तो हाँ, हाँ, वो उसमें इट्स मास्टरपीस है। उसमें उन्होंने बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, बहुत जो उम्दा।
वेरियस प्लैनेट्स का इंसानों की जिंदगी पे क्या असर होता है, पर्टिकुलरली ऑफ अ वुमन हु इज एक्सपेक्टिंग, और वो इक्लिप्स होती है या गिरहन होता है, उसमें क्या। तो इस तरह की कहानी जो खो गई है एक तरह से मंजर आम से, उनको सामने लाने की कोशिश की है। तो अस्करी जैसे हैं जिन पर मेरी किताब भी है, उन्होंने अपनी जिंदगी में सिर्फ 13 ही अफसाने लिखे, बट हर एक कहानी उनकी एक माइलस्टोन की तरह है। एंड दिस स्टोरी इन पर्टिकुलर कॉल्ड स्लिपरीनेस इज अबाउट होमोइरोटिक फीलिंग्स इन at the time of puberty. Amazing story. There's this young boy who is becoming aware of his, the stirring of desire, and then तो स्कूल में उसको जो उसके क्लासमेट्स हैं कैसे तंग करते हैं। फिर बाद में उसके घर में एक नौकर आता है जो कि जिसकी होमोइरोटिक लीनिंग्स होती हैं, एंड नोज, एंड फिर वो किस तरह से परस्यू करता है। तो वो जो सोशल टेंशन है बिटवीन द सर्वेंट एंड द मास्टर, एंड आल्सो बिटवीन हिज पियर्स, बहुत ही जबरदस्त कहानी है। कौन सी कहानी की जिक्र कर रही है? फिसलन। अच्छा जी, मोहम्मद हसन अस्करी की फिसलन। जी, तो उसका इंतखाब किया। आई थिंक पेंगुइन ने जब मुझसे कहा कि आप कीजिए, तो पहले तो मैंने बहुत उससे भागने की कोशिश की, बिकॉज आई डिडंट वांट टू गेट कॉट इन दिस। पहली एंथोलॉजी मैंने 2008 में मेरी ऑक्सफोर्ड के ने छापी थी। उसके बाद मुझसे बहुत से लोग नाराज हो गए थे कि आपने हमारे नहीं शामिल की, ये नहीं वो नहीं। तो इस वजह से ये काम बहुत ही मुश्किल होता है। अब इसमें कम से कम इसमें भी यही है, मुझे कई लोगों ने लिखा कि आपने मेरी कहानी नहीं शामिल की, तो अब क्या किया जाए। अब 400 सफ़े से ऊपर किताब हो चुकी थी, और शायद उनका लिमिट है कुछ, उससे ज्यादा फिर कोई पढ़ना भी नहीं चाहता। इतनी जखीम किताब कौन उठाएगा। जब कोई किताब बहुत मोटी हो जाती है ना, तो लोग उससे थोड़ा अवॉइड करते हैं। कुछ लोग पसंद भी करते हैं, मसलन हम लोग हैं, हम और स्मिता दीपाली हैं, तो पसंद करते हैं कोई तगड़ी किताब जल्दी खत्म ना हो। हाँ, जल्दी खत्म ना हो, हमें तो वही अच्छी लगती है कि यू लुक फॉरवर्ड टू इट, कि अच्छा अब आगे अब क्या होने वाला है। तो उस हिसाब से कई चांद थे सारे आसमां बहुत सेटिस्फाइंग थी। हाँ, बहुत बहुत सेटिस्फाइंग थी, बहुत पर जिसको है। रिव्यू लिखना पड़ता है ना इतनी सारी कहानियों की एंथोलॉजी का, उसको काफी परेशानी होती है। एक चीज मेरे जहन में भी थी, मैं जो फारूकी साहब का आपने अफसाना जो चुना है, लाहौर का एक वाकया चुना है, जो कि सवार और दूसरे अफसाने मजमुए में है। मैम ये स्टोरी कंपैरेटिवली, जैसे गालिब अफसाना है वो बहुत इसका मास्टरपीस माना जाता है सवार का, या सवार खुद है, तो आपने ये क्यों चुना लाहौर का एक वाकया, जो कि इस मजमुए का मेरे ख्याल से सबसे कम चर्चित अफसाना है ये? क्या जखामत की वजह से आपने उनको एक्सक्लूड किया, गालिब अफसाना वगैरह को, या कोई और वजह थी? देखिए, अब सच सच बता देते हैं। पहली बात तो ये है कि वो उनका सबसे छोटा अफसाना है। अगर कोई और अफसाना ले लेते तो वो 100 सफ़े से कम नहीं होता। और दूसरी बात यह है कि इस अफसाने को मैंने खुद उसका तर्जुमा किया था, फिर उन्होंने इस पर नजरसानी भी की थी। तर्जुमे के बाद उनको दिखाया था, तो उन्होंने एक आध जगह पर उसमें जो भी चीजें उनको लगा था कि ठीक नहीं तर्जुमा हुई, उन्होंने उस पर नजरसानी करके उसको सही किया था। तो वो इस तरह से वो बहुत ही स्पेशल बन गया है हमारे लिए, वो अफसाना। तो इस वजह से मैंने उसको शामिल किया। एक बात और मैम मैं जानना चाहता था। हाँ, बिल्कुल पूछिए। जैसे फारूकी साहब और नैयर मसूद, इन दोनों के बारे में, या इन दोनों का लिखा हुआ मैं बहुत कुछ पढ़ता रहता हूँ। नैयर मसूद बहुत जगह कही है कि अगर अफसाना लिखना सीखना है आपको तो गुलाम अब्बास को पढ़िए। वो खुद भी बहुत पसंद करते थे गुलाम अब्बास को, और मैं भी करता। लेकिन जाने क्या वजह है मैम के मंटो 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 का एक इतना शोर, एक रेला सा चला आता है, कि क्या मैम ये पीयर प्रेशर है, या क्योंकि आपने तो गहराई से चीजें पढ़ी हैं, मंटो में ऐसी क्या चीज है जो मतलब इतना वो रेलेवेंट सा बन गया है और इतना एक आइकन सा बन गया है सबके लिए? गुलाम अब्बास को तो हार्डली अब लिटरेरी सर्कल्स के बाहर कोई जानता भी नहीं हो। जी।
बहुत अच्छा सवाल किया, बहुत अच्छा, हाँ, बहुत मंटो अच्छा में, सवाल किया। हाँ, अच्छा सवाल, ये हमेशा करते हैं, बहुत ही इनके गहरे सवाल होते हैं। मंटो के अंदर हमें एक चीज जो नजर आती है वो ये है कि उनकी जबान तो थोड़ी उखड़ी उखड़ी सी है, लेकिन उन्होंने बहुत ही एक नया रास्ता निकाला फॉर द उर्दू शॉर्ट स्टोरी। एक हट करके उन्होंने, और कई चीजें, मसलन जो पार्टीशन पे उनकी जो एक किताब है मुख्तसर सी, सियाह हाशिए, जिसमें उन्होंने विनियत से इकट्ठा किए हैं, वो सब नई चीजें हैं उर्दू के लिए। और गुलाम अब्बास की तो बहुत सारी कहानियां जो हैं वो दे आर लिफ्टेड फ्रॉम अदर, फ्रॉम रशियन शॉर्ट स्टोरीज। बहुत सारी बहुत ज्यादा मिलती जुलती हैं। कुछ उन्होंने प्रेमचंद से लिफ्ट की हैं, मसलन आनंदी जो है वो सेवा सदन से बहुत कहानी एकदम मिलती जुलती है। तो इसलिए गुलाम अब्बास, इस को हम अहमियत इसलिए देते हैं कि उन्होंने जबान की सलासत, लूसिडिटी जिसको कहते हैं, बहुत लूसिड है उनकी जबान, बहुत ही साफ लिखते हैं वो। और नैयर मसूद भी इसी तरह से, उन्होंने तो खास तौर से ये जानबूझ करके वो पेचीदा अल्फाज या फारसियत ज्यादा जबान नहीं लिखते हैं। तो इसलिए उन्होंने शायद गुलाम अब्बास को अपना एक मॉडल समझा एज फार एज लैंग्वेज इज कंसर्न। बट आई थिंक जो जो रॉनेस लैंग्वेज की है, और आइडिया का जो वो है, न्यूनेस ऑफ द आइडिया, वो मंटो में नजर आता है हमें। इस वजह से मंटो को अहमियत Sort दी of गई। broke molds. I was just telling you that about your father. I started Yeah. reading a book called From the King's Table to Street Food, a food history हाँ. of Delhi. And there he says that he talks about Kai Chand Sare Asman. And he says the historical fiction penned by Sri Shamsur Rahman Farooqi and Zikre Mir by Mir provide glimpses into the dying world of make believe, where poetry and the pursuit of pleasure matter more than statecraft. I really liked it. And he's quoted a lot from Kaisare Asma, Who is this? Kaisare Chand. कई This is Pushpesh Pant. I see. Pushpesh Pant. Yes, yes. Yeah, very interesting. He's So, quoted a lot about the food. Like he says, there was a dinner which was thrown by Skinner, and from the book, from your father's book, because he's mentioned, the clothes, the food. It's really beautiful. He's written a lot about your father. I was so happy to read it. Yes, of course. Yeah. Yeah. In fact, can I say something on this? Yes, sure. Go ahead. Okay. एक बार, in fact, I was there for a week with Bara and Bhai in Delhi. जिस दौरान मैंने भाई का एक इंटरव्यू लिया था, part of which was published in Punch. So for 3 days we spoke about ghazals. That was the part which was published in Punch. And for another 4 days we spoke about other things. One of those was Kai Chand The Sare Asma. And usme हमने, we had a very wonderful conversation. And usme one of the things that I put to Bhai was ki, would you agree that Delhi is actually the heroine of Kai Chand of Mirror of Beauty? And he said yes, I would to some extent agree with that. He said Kai Chand The Sare Asma एक उस जमाने की दिल्ली के बारे में दरअसल है। एंड जब उन्होंने कहा कि इसकी सिस्टर बुक वुड बी उस जमाने के लखनऊ के बारे में, which apparently he did not get to finishing. And the other thing that I discussed with him is कि among other things, I mean, ये बात सही है कि वो जमाना, उसमें लोग कैसे रहते थे, जैसे अभी आपने कहा कि appreciation of beauty या जो भी था वो पूरी चीज थी, but that was only one thing, one part of it. He didn't just locate Delhi in Delhi, but he saw it as the end of a journey. So कई चांद थे सरे आसमां में जर्नी मोटिव बहुत जबरदस्त है। हम जब उसकी हीरोइन, वो जो वुमन है, उसकी भी जब हम उसकी भी हम कहानी देखते हैं, तो वो तो काफी देर में शी मेक्स एन अपीयरेंस। उससे पहले उसकी हिस्ट्री है कि वो कैसे जर्नी मोटिव वहां तक लाता है। एंड आई सेड कि जर्नी मोटिव आपको लगता है कि कुछ कल्चरल सिग्निफिकेंस है इसके लिए?
So he said, you know, कि मेरी जो मुस्लिम कल्चरल आइडेंटिटी है उसका जर्नी मोटिव एक हिस्सा है. Mine not. He's not saying his religious identity, but he says the Muslim cultural identity, like, you know, Quran में भी journey का motive है, and the idea of the journey is part of the psyche, he said. And he said कि हम कह सकते हैं कि कई चांद थे सारे आसमां में जर्नी का मोटिव है और दिल्ली के बारे में है. Now talking about journeys, उनकी एक नॉवल भी है ना, कब्जे जमा, टाइम कंप्रेशन, जिसमें उन्होंने लिखा है सराय के बारे में कि एक औरत आती है, शी हेल्स फ्रॉम सिंध, और वो पूछती है कि मैं यहाँ रहना चाहती हूँ, व्हाट वुड बी द रेंट, हाउ वुड आई बी फेड. तो वो बड़ा, ही इज आल्सो यू नो ब्रॉट ऑल दैट आउट आल्सो इन हिज स्टोरीज. I mean, one can do, if there was time enough, man, I would like to work on all his books. You still can. There's plenty of time. You know the Dive know-how. into it. I think a I book is have to find time to transcribe that bit of the interview, which is still on my phone. Yeah, we all need to take time out from our And do these important things. Things. Yeah, so that is why I finally agreed to do this project. I'm so glad you did, and I'm looking forward to getting it. When will it be on The Amazon? book will be available by the end of this month, so please do get it. And when of course I will. I have all your Looking books. forward to it. Yeah. Acha, what do you think of Qurratullain Haider? I like her a lot. Yes, I had to make a choice between Ismat Chughtai and Qurratullain Haider, and I went for Ismat. And really, अगर तुम इस एंथोलॉजी में जो उनकी कहानी है नन्ही की नानी, बहुत ही it's a story. Once you read it, it will change you. It's very, very, it has a very lingering impact. It's different from her other stories. And she has been translated a lot also. I read a Safina-e-Gham-e-Dil in translation. And all her works are translated. And so translated. And you know, just as you mentioned Chundi Appa, what did you say for the squint-eyed person? She also writes like that, Pilpile Sahab, and so you can actually imagine the way the chap must have behaved. Yeah. It's very idiomatic, her writing. I like it. Yeah. So one of the things that I was doing was to, you know, bring back into the limelight stories that have fallen by the wayside, bring them back into circulation. But Qurratullain Haider se na, we feel we have a link because she was Buggo's aunt. So. Yeah, of course. Yeah, I mean, I met both of them when I was a kid, and I remember them both as different personalities. Very westernized. I mean, Qurratullain Annie Appa was indeed very westernized, extremely so. Yeah. True. वो अभी जब ओल्ड एज में तो वो हर 5 मिनट में अपनी लिपस्टिक को रिन्यू करती थी. एक शॉकिंग पिंक लिपस्टिक थी उनकी. वो एक जमाने में जाकिर बाग में रहती थी ना वो. जब ये आवाज सुनाई दे रही है? हाँ, बिल्कुल सुनाई दे रही. वो नन्ही की नानी असमत चुगताई का है कि कुर्रतुलैन का? नहीं, असमत चुगताई. नहीं, नन्ही की नानी मेरे ख्याल में, या खैर मेरा जहन बहुत नहीं, वो इट्स इन द बुक. नहीं, वो सफीना-ए-ग़म-ए-दिल शायद कुर्रतुलैन हैदर का है ना. हाँ, वो नन्ही की नानी तो इसमत चुगताई का है. इसमत चुगताई का है नन्ही की नानी. नन्ही की नानी और चौथी का जोड़ा, ये तो मैं बताऊं, उसको लोगों ने पढ़ा कम है इस कहानी को. उसमें एक छोटी सी लड़की होती है, उसका रेप हो जाता है नन्ही की नानी में. And then she becomes like गांव में, she becomes like okay, she's free for all. It's very it's a very moving story. बहुत heart touching. बहुत ही it was, you know, I look forward to. Honestly, you know, किस्मत की और कहानियों से ये बहुत ही मुख्तलिफ है ये कहानी, और इसको बहुत बारीकी से पढ़ना पड़ता है बिकॉज शुरू में इट्स नॉट ऑब्वियस कि उसका रेप हुआ है. वो एक छोटी सी लड़की होती है 10 साल की, राइट, और वो एक जमींदार के घर में मतलब वो पंखा घसीटने का काम कर रही होती. एंड यू नो ही रेप्स हर. तो बहुत ही जबरदस्त कहानी है.
गौतम मजा आ झा रहा है हम लोग को यहाँ पर मिल गौतम झा करके भाई ने सबसे। हाथ उठाया था बीच में कुछ पूछने के लिए। गौतम साहब हाँ आप हैं? प्लीज, आप जी पूछिए। जी जी। और कहाँ चले गए वो? हाँ है तब तक इधर। मैं सुष्मिता जी के की खिदमत में ये बात कहना चाहता हूँ। सुष्मिता जी, जो आप फारूकी साहब की जो रिकॉर्डिंग आपके पास है, जो आपको ट्रांसक्राइब करने का वक्त नहीं मिल पा रहा है, हमारे ग्रुप में हमारे पास खूब मैन पावर है, और आप प्लीज वो हमें दीजिए। और हम, ये तो ऐसे ऐसे लड़के हैं हमारे ग्रुप में, वो एआई, मतलब आधा काम तो एआई से करके उसको बाद में फाइन ट्यून कर लेंगे हम लोग, और आपको करके देंगे बहुत जल्द, हमें अच्छा लगेगा जी। जी ठीक है, सोचती हूँ। हाँ बाइलिंगुअल है काफी वो। हाँ बाइलिंगुअल तो जी। हो गई। वैसे तो खैर जस्ट टू बी सेफ मैंने 12 को पूरे की कॉपी दे रखी है। अच्छा अच्छा हाँ। जी जी मैम, मेरा सवाल था कि ये जो फील्ड है, इस पे हम्म पॉलिटिकल पावर्स, पॉलिटिकल जो आइडियोलॉजीज हैं या दूसरी हम्म जो आइडियोलॉजीज हैं, कैपिटलिज्म आने के बाद इस फील्ड पे कैसा फर्क पड़ा है? फील्ड से मतलब आपका ट्रांसलेशन फील्ड? जी 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 मैम। um I'm not, I can't understand your question properly. Political No, I idea. think he's trying to say that were you in any way impacted? I would say no, because literature is completely independent and the literature is also independent. ना उसकी सोच, हम वो लोग उसका कोई कोशिश तो लेना करते देना हैं नहीं कि होता ट्राई, सियासत से। हाँ, we try to be नहीं नहीं, independent. पॉलिटिक्स तो है ही लिटरेचर, मतलब ऑफ कोर्स ट्रांसलेशंस ने एक वो किया है, इम्पैक्ट किया है वो वाले वर्ल्ड को, जो एक स्नूटी और लुक डाउन अपॉन साउथ ईस्ट एशिया जो है ना, वो वाइट मैन वाला नहीं, जो बारह, इनका यूरोप। मतलब ये नहीं था, इनका मतलब नहीं, नहीं इनका पूछिए। ये मतलब नहीं। यही है कि ट्रांसलेशन अजी चलिए से उनसे क्या, जो पूछते वर्ल्ड हैं। लिटरेचर में हम लोगों की प्रेजेंस है, वो तो वो कहीं पे मतलब पॉलिटिकली जो हम लोगों को एक वो माना जाता था ना, थोड़ा सा डाउन। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल हाँ, शायद उनसे यही। जी उनसे एक्चुअली पूछो। मैम, हम्म हाँ मैं वो तो काफी ठीक है। मंझा हुआ नहीं हूँ इस सवाल हम्म पूछने में, बट कोशिश करता हूँ खुद को सामने रखने की। थोड़ा सा मेरा हम्म एक्सप्लेन सवाल कीजिए। बेसिकली ऐसा था कि क्योंकि जो ये पॉलिटिकल जो पावर्स हैं, और जो जब से कैपिटलिज्म आया है, तो अदब पे प्लस इससे रिलेटेड जो भी फील्ड है जैसे ट्रांसलेशन वगैरह, तो जैसा कि आप कह रही थी कि हमारे यहाँ पे इस फील्ड में काफी कम लोग आना चाहते हैं, तो अभी कैसा माहौल चल रहा है और पहले कैसा था? क्या पहले से बेहतर हुआ है या जो है उल्टा इफेक्ट पड़ा है? बहुत बेहतर हो गया है, और हर जगह ही लोग ट्रांसलेटर्स को मतलब एक लिमिटेड सर्कल में पर वेलकम किया जाता है, अवार्ड्स दिए जाते हैं उनको। और कुछ ना कुछ तो सेल्फ एस्टीम रिस्टोर हुई है हम लोगों को ट्रांसलेशन में। मिसाल के तौर पे इवन कालिदास को जब हम एमए में या इंग्लिश ऑनर्स में या इंग्लिश एमए में पढ़ते हैं ट्रांसलेशन में, तो हम रियलाइज करते हैं कि ठीक है, उसको ओरिजिनल में पढ़ने वाले कम लोग हैं, लेकिन हम अंग्रेजी में अगर मेघदूत पढ़ ले रहे हैं तो कम से कम पढ़ तो रहे हैं ना, फिर हम कहीं ना कहीं कोई स्कोप तो बहुत बनता है कि सही। हम ओरिजिनल पे जाएंगे वापस। और फिर उसके बाद ये भी है ना कि एक तरह से ये द एम्पायर राइट्स बैक वाला केस हो जाता है कि चलिए हमने अंग्रेजी सीख ली आपसे, लेकिन हम अंग्रेजी में ही आपको बताएंगे कि हम कितने आपसे सुपीरियर हैं। हम्म Let me just एग्जैक्टली। हम्म let me राइट। just add a little bit to हम्म, this. There is also एक और ग्रुप भी है जो कि अंग्रेजी वालों से बहुत नफरत करता है, और वो हमेशा यही कहते रहते हैं कि अरे ये तो अंग्रेजी वाले जो हैं ये ऐसे हैं वैसे हैं, और इनकी वजह से हमारा अदब जो है वो दब रहा है, इनको ज्यादा इम्पोर्टेंस दी जा रही है। मिसाल के तौर पर जो बड़े लिटरेचर फेस्टिवल्स होते हैं हमारे यहाँ, हाँ उसमें अंग्रेजी को ज्यादा अहमियत दी जाती है, और जो रीजनल लिटरेचर्स हैं, रीजनल जबानें हैं, उनको कम अहमियत दी जाती है। तो ये आपका सवाल जो है वो सही है। इट इज रिलेटेड टू, इन मेनी वेज रिलेटेड टू पॉलिटिक्स एंड कैपिटलिज्म, कि कौन सी चीज ज्यादा चल रही है। जाहिर है अंग्रेजी ज्यादा चल रही है तो उसको ज्यादा अहमियत दी जाती है ना। जिसका सर्कुलेशन ज्यादा है उसको ज्यादा अहमियत दी जाती है, तो ये बात तो सही है। लेकिन लेकिन अंग्रेजी तर्जुमे को अहमियत दे रहे हैं ना, अंग्रेजी में जो लोग तर्जुमा कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे बानो मुश्ताक या गीतांजलि श्री वगैरह को जो मिला है अवार्ड बुकर, तो आप देखिए किसी अंग्रेज को सालों साल बुकर नहीं मिला।
एक जमाना आया था जब अरुंधति रॉय को हम्म। मिला था, उसमें मेरे ख्याल से 14-15 साल किसी भी अंग्रेज को बुकर प्राइज ही नहीं मिला, बिकॉज वहां पे इतनी स्टेरिलिटी आ गई थी उनकी लैंग्वेज में कि कोई लिख ही नहीं पा रहा था उतना स्टरिंग वे में। तो ये और the politics of language are related to capitalism, because what sells is important, and what sells is in English more than in other languages, especially in regional languages. So Hindi, of course, because it has a wider readership, is now coming to the fore, which is a good thing, which is really, I appreciate that. And it has been, Hindi has been rejuvenated by people, who are thinkers and good writers. But as far as the Booker Prize is concerned, let me tell you that it is limited to books that are published in England. So the first thing that you have to do is to make sure that you find a publisher in England and get your book published there. Otherwise, it will not be considered for the Booker Prize. So that in itself is a political, intervention over. I didn't know that. I thought if you were a South Asian writer or a Southeast Asian writer. No. It has a rider associated with it, Dipali. And Banu Mushtaq's book was published through an agent. It was published by a very small publisher in England. And in fact, that publisher is an indie publisher, मतलब independent publisher है, जिसने कि बहुत सारे लोग वो देते हैं, contributions देते हैं, financial. So that is one of the reasons for getting it. Can I ask something? Go ahead. हाँ, मैं पूछ रही थी, we are repeatedly mentioning Banu Mushtaq. Now, I read Banu Mushtaq and I was not impressed. Am I missing something? Same here. Same here. I wasn't impressed, and I also tweeted about it. But then I was talking to my Penguin editor, Mutushi Mukherjee, who was actually first to recognize Banu Mushtaq and publish her. So, the politics is that she was published here before. It was only when she got published in England and picked up that her book became popular. So most of her stories are repetitive. I learned that they are mostly based on her personal experiences, which is okay. I mean, all our stories have repetitive and personal experience. Exactly. It's not just that. They are shallow. They lack layers. I disagree with you. I liked her stories because I feel that she is writing from a lower middle class perspective, which you and I perhaps are not able to empathize with, Toshe. Not a question of empathy. It's a question of how good the writing is. ऐसी बात नहीं है कि उसके साथ empathize नहीं कर सकते. Repetitive तो हैं, बहुत ज्यादा repetitive. पर मुझे पसंद आई वो कुछ कहानियां उसकी. खैर वो पर्सनल मामला है. अच्छी है. हाँ, अच्छी तो. अच्छा, दूसरी बात सर्कमसिशन का इतना अच्छा डिस्क्रिप्शन लिखा था. कहानी सबसे अच्छी है सर्कमसिशन. बस वही एग्जैक्टली कि उसको एंटीसेप्टिक ले गए, डॉक्टर के पास ले गए, वो दूसरा बच्चा यूं ही पेड़ों पे चढ़ रहा है, खुश हो रहा है, उसने कहा नहीं, आई एम पार्ट ऑफ द दीन. सबसे अच्छी कहानी उस कलेक्शन की वही है. बस वो राख लगा दी और मैं बस ठीक हो गया. नाजिल साहब भी कुछ पूछना चाहते हैं. नाजिल साहब भी कुछ पूछना चाहते हैं शायद. हाँ, हेलो. हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम सब लोगों को. मेरा सवाल ये है कि आजकल जैसे बहुत सारे लोग मंटो के अफसाने हो या बेदी के हो, तो इन अफसानों में एक जो खासकर कुछ लोग शौकिया इसको रिकॉर्ड करके यूट्यूब वगैरह पर अपलोड करते हैं अपने शायकीन के लिए, जिन्हें सुनना पसंद है, जो पढ़ने स्क्रिप्ट से वाकिफ नहीं है या पढ़ने आजकल मसला है लेकर बैठो किसी किताब को. तो एक चीज़ हमने इसमें नोटिस की कि जैसे कुछ अफसाने हैं मंटो के, उसमें एक जैसे बादशाह का खात्मा मंटो का जो मशहूर अफसाना है, तो उसमें एक जगह पर शुरुआत में ही वो कहा जाता है, जो प्रोटोगोनिस्ट रहता है उसके वहाँ पे मंटो साहब ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि दफ्तर मनोहर नाम है शायद उसका. तो उन्होंने कहा कि दफ्तर मनोहर की तहवील में था. तो जो उर्दू से वाकिफ हैं उन्हें पता है, लेकिन हमारे एक दोस्त ने हमें भेजा कि ये जब उसने हमें भेजी वो स्टोरी, तो हमने सुना तो हमें लगा कि वहाँ पर कस्टडी उन्होंने उर्दू स्टोरी या हिंदी ही कह लीजिए उसको रिकॉर्ड करके जब डाला गया, उन्होंने वहाँ पे कस्टडी कर दिया. और फिर एक और दूसरे जगह हमने उसको सुना तो वहां पर उन्होंने तहवील को हटा करके यहाँ दफ्तर मनोहर के कब्जे में था, इस तरह से लिखा हुआ था, मतलब बोला गया था. तो कुछ वर्ड्स या कुछ जुमले जो हैं पूरे के पूरे बदल दिए जाते हैं
क्योंकि या तो उनका कुछ मतलब ठीक से जो उर्दू ना जानते हो वो ना समझ सके, क्योंकि उसमें कीवर्ड होता है, अगर वो कीवर्ड हटा दिया जाए तो पूरा जुमला ही फिर बेकार हो जाए। तो कई बार जो लोग ऑडियो रिकॉर्ड करके डालते हैं वो समझाने के लिए या सुनने वाले को समझ में आए इसके लिए पूरा पूरा जुमला बदल देते हैं, या वो वर्ड हटा के कुछ अंग्रेजी का वर्ड लगा देते हैं, या जैसे तहवील को उन्होंने कब्जा कर दिया, तो तहवील जहां तक हम लोग जानते हैं कस्टडी को कहा जाता है कि इनके कस्टडी में, यही शायद मतलब होता है इसका। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है कि ये मतलब ये ट्रांसलेशन की है, तो क्योंकि आम लोगों तक पहुंच तो रहा है। बादशाहत का खात्मा मंटो की कहानी के कलेक्शन में बहुत कम देखने को मिलता है, ज्यादातर 3-4 कहानियां जो हिंदी में ट्रांसलेट होती है उसमें बादशाह का खात्मा बहुत कम दिखता है, लेकिन इस तरह की कोशिशों से पहुंच तो जाता है, लेकिन फिर जो लोग हैं वो कई बार जो बारीकी रहती है कहानी की, बहुत सारे वर्ड जो बारीकी को डिनोट करते हैं वो भी उड़ जाते हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना है? जी, आपका सवाल बहुत ही न्यूएंस्ड है, और जबान की बारीकी असल में, जैसा अभी सुष्मिता ने भी कहा कि कहानी को जब हम आंकते हैं कि वी व्हेन वी असेस अ स्टोरी, वी लुक एट द कंटेंट एंड द लैंग्वेज ऑफ द स्टोरी एंड द प्लॉट एंड ऑल ऑफ दोज अदर थिंग्स। तो अब यहाँ पर असल में मसला ये है कि हम ऐसी, अब वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड जहाँ पे हम कनेक्टिविटी पे ज्यादा जोर दे रहे हैं, विच इज गुड। आई मीन कनेक्टिविटी इन ऑल काइंड्स। अब हम टेलीफोन पे बात नहीं करते, अब हम टेक्स्ट करते हैं। तो अब अदब को भी उसी तरह से तोड़ा मोड़ा जा रहा है। मेरे लिए तोड़ना मोड़ना ये लफ्ज मुझे पसंद आया है, कि हम जब कोई भी चीज को चाहते हैं कि उसको ज्यादा से ज्यादा लोग तक पहुंच जाए, तो हम इस पर ये गौर नहीं करते कि हम उसके साथ क्या कर रहे हैं। अक्सर अल्फाज बदल दिए या उसको अंग्रेजी में कर दिया कि भाई चलो लोगों तक पहुंच तो जाए, तो वो एक वाटर डाउन वर्जन होता है। इसीलिए जो इंटरनेट पे जो मटेरियल मिलता है उसको हम अक्सर अपने तालिब इल्मों से, स्टूडेंट्स को भी डिस्करेज करते हैं कि देखो वो शैलो है, वो वाटर डाउन है, उस पर इतना एतबार मत करो। जो स्टैंडर्डाइज टेक्स्ट हैं उनके ऊपर हम लोग ज्यादा, उस पर हमें जोर देना चाहिए, और वो सब अवेलेबल हैं। तो अब आपका सवाल जो है असल में उसकी कई बारीकियां हैं। एक तो ये है कि जिसने भी पोस्ट किया है उसका मकसद क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ पोस्टिंग इट, डज दैट पर्सन वांट। फॉर एग्जाम्पल, एक शायर हैं जॉन एलिया, जिनके जिनके कई वेबसाइट्स हैं उनके ऊपर, और उनके अकाउंट्स लोगों ने मतलब बनाए हैं, और उनकी शायरी की पजीराई हो रही है मग्स पे भी, टी शर्ट्स पे भी। तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ ऑल दिस? इसको समझने के लिए कोई एंथ्रोपोलॉजिस्ट या सोशियोलॉजिस्ट की जरूरत है। ये सिर्फ अदब के जाविये से इसको नहीं समझ, we can't actually assess it from the point of literature, because for a literary scholar like us, we only rely on standardized texts that have editors and who are responsible for what they are presenting to the reader. हम इंटरनेट पे जो चीजें हैं उन पे रिलाई नहीं करते हैं, उन पे हम भरोसा नहीं करते हैं। लेकिन आपका सवाल बहुत ही वाजिब है, एंड इट्स रियली आई मीन दीज आर थिंग्स दैट वी नीड टू टॉक अबाउट मे बी। और जकिया मैम से एक बात कहनी थी अगर इजाजत हो तो। जरूर जी, अस्सलाम वालेकुम। हम पटना से हैं मैम जी। और आपने किताब एक रिकमेंड की थी, हिमोली हीरामणि कथा। तो जी वो हम हिमोली हीरामणि कथा आपने एक बार नहीं रिकमेंड की थी। नहीं, ये तो इनकी है भाई। आपने शिवानी की इसका बेटी जो है, क्या नाम उनका, जी मृणाल जी पांडे की है। पांडे। जी हाँ, आपने रिकमेंड की थी, ये हम कह रहे हैं। अच्छा, आपने इसका जिक्र किया था एक बार कहीं पर, तो हमने इसको सुनकर तुरंत खरीद लिया था। तो जो है हम पढ़ रहे हैं इसको, और हम यहाँ नाशाद औरंगाबादी मेरे दादा थे जी। तो हाँ, तो आपकी हमने वो पढ़ी और हम पढ़ लेंगे, तो हम जरूर फिर आपसे, हमने इसको पढ़ा और इसकी जबान बहुत अलग तरह से लिखी गई है, इसमें लिखा भी है किस्सा गोई, पुराने तेवर नए कलेवर ऐसे करके। तो ये काफी दिलचस्प लग रही है, तो बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए आपका। हाँ नहीं, वो हमने सिर्फ उसका जो जिक्र किया था वो ये किया था कि जबान उसकी बहुत ही सख्त हिंदी है, लेकिन उसके बावजूद वो बहुत अच्छी लगती है। हाँ जी अक्सर ऐसा होता है कि अगर अफसाने में या नॉवल में आपने बहुत सख्त जबान इस्तेमाल की है, संस्कृताइज्ड हिंदी या पर्शियनाइज्ड उर्दू, तो वो इतनी खूबसूरत नहीं रह जाती है।
और एक आम समझ से परे भी हो जाती है। लेकिन उसमें उन्होंने बड़ी सख्त दास्तानी हिंदी इस्तेमाल की है, उसके बावजूद वो अच्छी लगी। इस वजह से जिक्र किया था। जी हाँ, हम भी यही देखकर जी उसमें जी जी जी। काफी मर्दाना खाना ये और ये सब अल्फाज बहुत जमाने से हमने सुने तक नहीं। मर्दाना खाना तो शायद पहली बार उन्होंने सुना कि मर्दाना खाना भी कोई जगह होती है। अच्छा, वैसे तो शिव कुमार सिंह है, शिव प्रसाद सिंह बनारस के, जिनका काफी दिन पहले इंतकाल हो गया। उनका नावल है नीला चांद। नावल जिस कदर आसान है आम फहम जबान का, नीला चांद, उसी कदर अंदर उनकी जबान बेहद क्लिष्ट है, बहुत ही सख्त हिंदी है, और वो बिल्कुल नहीं अच्छी लगी। लेकिन ये इसकी जबान है, हिमली हीरामन कथा की जबान बहुत ही सख्त होने के बावजूद बड़ी अपीलिंग है। अब ये भाई पर्सनल आइडिया भी हो सकता है, आप पढ़ के देखिए, अगर आप पढ़ रहे हैं तो देखिए कैसे लगती है आपको। The invitation, रमन जी। मेरा एक्चुअली पहले माफ कर दें, बहुत साल पहले उर्दू सीखी है तो शायद मुझसे गलतियां भी हो सकती हैं। मेरा सवाल ये है मेहर जी के आपके जो आने वाली किताब में ऐसे कोई साबिक है या लेसन है जो आप उम्मीद करते हैं कि अंग्रेजी पढ़ने वाले लोग हिंदुस्तान के बारे में क्या जानेंगे? Good question. I think what it does is that it brings you, it makes you current with what is being written in Urdu right now, because I've included living writers. So in a way, it sort of brings you up to speed. So I'm hoping that it will have that effect. So not only does it give it has a wide sweep, and so it starts with Prem Chand and it comes down to the present writers. And so hopefully that will help readers in English, as well as people who are from other languages, for whom English is a link language. And let me tell everyone, Mackenzie has been my student. So it's lovely to see you here. अबे बहुत साल हो गए हैं, but yeah. नहीं, अभी तक तो आपने एक भी गलती नहीं की, बहुत अच्छी उर्दू बोली, जो भी जितनी भी बोली। चलो, बहुत शुक्रिया। नहीं, सबसे बड़ी बात ये है, सिर्फ फर्क ये है कि इतनी गलतियां हम भी करते हैं पर हम माजरत नहीं करते, उसके लिए आपने माजरत भी की। अरे शीन खास बिल्कुल दुरुस्त। बहुत अच्छा। So proud of you. दोस्तों फिर बहुत शुक्रिया। इसी के साथ हम मेहर अफशान फारूकी मैम को मुबारकबाद एक बार फिर से देते हैं उनकी नई किताब के लिए, और मुश्ताक हैं वो किताब आएगी तो हम सब लोग हासिल करेंगे, अपने दोस्तों के साथ मिलके पढ़ेंगे। दीपाली मैम का रिव्यू भी हम देखेंगे। बहुत शुक्रिया मेहर अफशान मैम हमें वक्त देने के लिए। जी ओके, थैंक यू एवरीवन, बहुत शुक्रिया। दोस्त, टेक केयर, खुदा बाय बाय, खुदा हाफिज। हाफिज।